गुड मॉर्निंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको वेलकम करेंगे। और सुबह सवेरे पाकिस्तान का जिस तरह से आप देखते हैं कि मंडे है और मंडे की वजह से हमारा पूरा वीक किस तरह से गुजरता है, और मंडे का शो इतना एनर्जेटिक होना चाहिए कि ये एनर्जी आपकी ना सिर्फ सारा दिन बल्कि पूरा हफ्ता आपके अंदर मौजूद रहनी चाहिए। इस एनर्जी के लिए आपके अपनी शख्सियत का पॉजिटिव होना बेहद ज़रूरी है, अपनी शख्सियत का मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो जब हम मुस्बत चीज़ों की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं अपनी शख्सियत को निखारने की और आपके पूरे हफ्ते की बात करते हैं, तो कोशिश करते हैं कोई ऐसी ख़ास चीज़ें, कोई ख़ास बातें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होनी चाहिए जिससे आप में बेहतरी आ सके। तो आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमने सोचा कि अच्छी बात आपके लिए जिस चीज़ का चुनाव किया जाए वो है अपनायत। अपनायत क्या है? अपनायत सिर्फ आपके अपने रिश्ते में नहीं होती, अपने खून के रिश्तों के साथ नहीं होती, बल्कि अपनायत आप जहाँ पे जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी टीम होती है, आपका स्टाफ होता है, आपके कलीग्स होते हैं, उनके साथ अपनायत होती है। और कहते हैं कि आपकी खुशी में तो बहुत सारे लोग शरीक हो जाते हैं, मगर असल शख्सियत का, असल इंसान का, उसकी अपनायत का आपको तब एहसास होता है, तब पता चलता है जब आप किसी दुख में हो, किसी दर्द का शिकार होते हैं, तो कोई शख्स आता है अपनी ज़ुबान से शीरीं वर्ड्स इस तरह के आपको अदा करता है, कुछ मीठे अल्फाज, या अपनी ज़ुबान से आपका कोशिश करता है किसी ना किसी तरह से आपके दुख को ख़त्म किया जा सके, आपके दर्द को कम किया जा सके। तो ये अपनायत सिर्फ खून के रिश्तों में नहीं होती। और इसके साथ साथ कहते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो उसकी खुशी में शामिल हो जाए, अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करें। तो ये वो अपनायत होती है जो हमारे अंदर से निकलती है उन तमाम लोगों के लिए जिनके साथ हमारा रिश्ता किसी ना किसी तौर बंधा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके ख़ानदान या आपके बहन भाई माँ बाप हों, आपके अहले मोहल्ला भी हो सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप खुशी हो या गमी सब बांट लेते हैं। तो ये अपनायत है। और जो शख्स अपनायत की दौलत से माला माल है, तो मैं कहूँगी यकीनी तौर पे वो बहुत पॉजिटिव, बड़ा मुस्बत शख्स है। और अगर आपकी ज़िंदगी मुस्बत है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपका हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा, हर मिनट बेहद खूबसूरत गुजरता है। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस एपिसोड को लेके आगे बढ़ते हैं। मौका मिलने की बात है, जब हम बात करते हैं कुछ ना कुछ देखने, तो कुछ ना कुछ जानने की भी बात करनी चाहिए। जिस तरह से हमारा सेगमेंट है सुबह सवेरे पाकिस्तान का, हीरो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, किसी ख़ास शख्स को चुनते हैं अपने हीरो के नाम के तौर पर, जो वाकई इस धरती का हीरो होता है। वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रख सकता है, वो पाक अफवाज के भी जवान हो सकते हैं, वो सिविलियंस भी हो सकते हैं। कैप्टन जाजिब शहीद से मुताल्लिक बड़ी अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है इस जवान का, और सवात में इनकी शहादत हुई। मगर मैं आपको बता दूं कि ये कोहाट से इनका ताल्लुक़ है जाजिब शहीद का, और कोहाट के ये शहरी थे, कोहाट में इनकी फैमिली है। बड़ी ज़बरदस्त तरीक़े से इन्होंने पाक अफवाज के अंदर अपनी कोशिशें भी रखी और सर अंजाम देने की कोशिश भी की। लेकिन जब कहते हैं शहादत का आपका वक्त आ जाता है, तो फिर वो किसी उम्र के हिस्से से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो जब हम कोहाट की बात कर रहे हैं, तो चलिए आपको लिए चलते हैं कि कैप्टन जाजिब शहीद जिस शहर से ताल्लुक़ रखते थे, कोहाट, वो कोहाट शहर कितना खूबसूरत है। हुए शहर कोहाट का शुमार खैबर पख्तूनख्वा के कदीम और तारीखी इजला में होता है। एक रिवायत के मुताबिक इस शहर को 400 साल कबल मसीह में राजा कोहाट ने आबाद किया और ये शहर उसी के नाम से मंसूब है। मोहल्ले वकू के एतबार से इंतहाई अहमियत के हामिल कोहाट शहर की कदीम इमारतों में कोहाट कला, 1897 में तामीर शुदा रेलवे स्टेशन, 1872 में तामीर किया गया दुरानी शहजादे जमहूर का मकबरा काबिल जिक्र है। ताहम ये मकबरा अब मुतल्लिका महकमों की गफलत के बायस तबाहाली का शिकार है। इसके अलावा अंदरूने शहर में वाक़े कदीम फन तामीर का शाहकार चंद इमारतें भी अपनी असल हालत में अब तक मौजूद हैं। कोहाट शहर के वस्त में मशहूर सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ हजरत हाजी बहादुर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार वाक़ है, जहाँ रोजाना सैकड़ों अकीदतमंद और अहले तसव्वुफ रूहानी सुकून के हुसूल के लिए हाजिरी देने आते हैं, जहाँ गुरबा और मसाकीन के लिए बाकायदगी से लंगर का एहतमाम किया जाता है। हजरत हाजी बहादुर 1581 में आगरा में पैदा हुए और बादशाह औरंगजेब के दौर में कोहाट आकर आबाद हो गए, जहां उन्होंने रूहानियत और तसव्वुफ के साथ साथ दीन की तबलीग का बीड़ा भी अपने सर उठाया। उनके हाथ से तहरीर करदा कुरान पाक का नुस्खा आज भी मज़ार के अहाते में महफूज है। कोहाट ने अदब के मैदान में भी अपना लोहा बैनुल-अक़वामी सतह पर मनवाया और दुनियाए अदब को अहमद फराज, अयूब साबर और M.R. कयानी जैसे बड़े नाम दिए। बोना बाबा और जंगल खेल चश्माजात का शफाफ और ठंडा पानी भी सदियों से गर्मी के सताए लोगों को राहत और ठंडक बख्श रहा है और उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है।
पहाड़ों के दरमियान वाक़े तांदा डैम और उसके गिर्द मीलों पर मुहित कुदरती हसीन मनासिर सयाहों को अपने हुस्न के सहर में जकड़ने का काम बखूबी कर रहे हैं और मामूलाते जिंदगी से सताए हुए शहरी सुकून की चंद घड़ियों की खातिर यहाँ का रुख करते हैं। तारीखी कोतल पहाड़ी की चोटी पर वाक़े तकरीबन 7 किलोमीटर तवील अल्लाहू हाइकिंग ट्रेल भी मकामी और दूर दराज से आए सयाहों की तवज्जो का मरकज है, क्योंकि यहाँ से शहर का दिल फरेब नज़ारा सयाहों का दिल मोह लेने के लिए काफी है, जबकि बुलंदी की वजह से चलने वाली ठंडी हवाएं इस मकाम की सहर अंगेजी को मजीद 4 चांद लगा देती हैं। कोहाट की सदियों पुरानी रिवायती कोहाटी चप्पल भी दुनिया भर में अपनी इनफरादियत आज तक कायम रखे हुए है। खालिस चमड़े का इस्तेमाल करके हाथ से बनाई गई ये रिवायती चप्पल पूरी दुनिया में फरमाइश पर और तोहफे के तौर पर अजीजों और दोस्तों को भेजी जाती है। कोहाट के इलाके बिलीटंग में पट्टों की सबसे बड़ी मंडी भी वाक़ है, जहाँ पर हुनरमंद हाथ की मदद से पट्टों से झाड़ू, चटाई, टोकरियाँ और दीगर सामान बनाते हैं जो मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। कोहाट के मीठे और खुशबूदार अमरूद के बागात मीलों पर फैले हुए हैं और यहाँ पैदा होने वाला अमरूद मुल्क भर में पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोगों का शहर कोहाट तेल और गैस समेत दीगर मादनी ज़खायर से भी मालामाल है। यहाँ से योमिया अरबों रुपए ज़र मुबादला सरकारी ख़जाने में जमा होता है। हाशिम ज़मान, 92 न्यूज़, कोहाट। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? अगस्त का महीना चल रहा है और चंद ही दिन बाकी रह जाएं ईद उल अज़हा में जानवरों की कुर्बानी के लिए, और सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपके लिए इस किस्म की कोई रिपोर्ट, कोई सेगमेंट या कोई एंटरटेनिंग चीज़ ना लेकर आए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। जब ईद उल अज़हा की बात करते हैं तो मुल्क भर में इस वक्त आप देख रहे हैं कि मंडियों में खूब रश लगा हुआ है। जानवरों के साथ लोग सेल्फीज़ बनवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भाव भी किया जा रहा है कि किसी तरह से जानवर एक हफ्ता पहले उनके घर आ जाए, मगर इसके साथ साथ रेट भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ मंडियों में कीमतें बहुत ज़्यादा है जानवरों की, मगर कीमत जितनी भी हो जाए, एक तो अल्लाह की राह में आपने जानवर को कुर्बान करना है और फिर बच्चों का, बड़ों का, सबका शौक़ होता है कि कुर्बानी की ईद के वक्त जानवर उनके घर आए और चंद दिन पहले आए ताकि खूब उसकी आओ भगत की जाए, उसको खिलाया पिलाया जाए, उसका ख्याल रखा जाए, उसके लाड उठाए जाए और उसके बाद उसे अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। मगर इस वक्त मुख्तलिफ मंडियों में रश ज़रूर लगा है, मगर जानवरों की कीमतें क्या हैं, मंडियों के इस वक्त जानवर कौन कौन से हैं जो लाए गए हैं, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग आ रहे हैं, जानवरों के लिए भाव कर रहे हैं, इस सारी सूरत पर जानेंगे। हमारी फैसलाबाद से नुमाइंदा है शहनाज महमूद, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है जानवरों के रेट से मुतालिक और कौन कौन से जानवर मंडियों में पहुंच चुके हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर आ रहे हैं। तो चलिए सैर करते हैं एक मंडी की। ईद कुर्बान की आमद का बिगल बजा तो फैसलाबाद की नया मुआना मंडी की रौनकें बहाल हो गई। शहर शहर से व्यापारी अपने जानवर लिए यहाँ चले आ रहे हैं। बहावलपुर के भारी भरकम ऑस्ट्रेलियाई बैल ने तो आते ही धूम मचा दी, बॉडी तगड़ी टोर वखरी। मंडी में मैं आया हूँ, सबसे ज्यादा बैल मुझे ये वाला पसंद है। इसकी 10 लाख कीमत मांग रहे हैं, दिल तो कर रहा है इसे अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन इसके दाम बहुत ज्यादा। दाम पूरे 10 लाख रुपए। जिहाजी साइज के बैल का चर्चा सुनते ही शहरियों का रश लग गया। इसकी बहुत मेहनत से परवरिश की है जी हमने, तो ये बहुत अच्छा बैल है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए है जी, तो 6 लाख रुपए इसकी कीमत लग गई है, हमने नहीं दिया। व्यापारी खरीदारों की तवज्जो पाने के लिए अपने तगड़े जानवरों को नाजुकी से संवार रहे हैं। इधर खरीदार भी रूप स्वरूप बढ़ाने के लिए हार श्रृंगार करवा रहे हैं। हमने ये बैल ली है, हमने इसके माला भी पहनाई है, झांझरे भी लिए हैं और ताज भी पहनाया है। फैसलाबाद की नया मुआना मंडी के कोने कोने में जानवरों की ब्यूटी बढ़ाने के पार्लर सजे हैं, जहां मिलता है हार श्रृंगार का सारा सामान। गुलूबंद, ताज, नगीने जड़ी लड़ियां, खन खन खनकती पायल, झांझरे और घंटियां, जिनके दाम भी 20-30 रुपए से हजारों तक हैं। सजधज से सोहने मोहने जानवरों के हुस्न को 4 चांद लग रहा है, तो हार श्रृंगार बेचने वालों की भी खूब चांदी हो रही है। इधर मंडी से बाहर फैसलाबाद की लाल मिल चौक में बड़े ही शौक से पाले जाने वाले तगड़े बैलों का खूब चर्चा है, जिनकी नस्ल आला, दाम भी ऊंचे। खूबसूरती के लिहाज से ये बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको हर साल नुकरी नस्ल के जो बच्चे हैं उनको ईद कुर्बान पे कुर्बान करते हैं। ईद कुर्बान से कबल मंडियों और मंडियों के बाहर गहमा गहमी
उरूज पर पहुंच रही है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अहले इस्लाम अपनी उस्ताद के मुताबिक जानवरों की खरीदारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा टीम की हमरा शहनाज महमूद, H2 न्यूज़, फैसलाबाद। अभी फैसलाबाद की मंडी की सैर हमें करवाई है शहनाज महमूद ने और आपने देखा कि कितने प्यारे प्यारे जानवर आए, कितने मोटे ताज़े से जानवर आए। उसके बाद तो मेरा भी दिल चाह रहा है, क्योंकि अभी मैंने भी अपने घर में कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदा, तो कोशिश होगी मेरी एक आध दिन में कुर्बानी का जानवर घर लाया जाए ताकि उसके लाड थोड़े से उठाए जाएंगे। मज़ा आता है, आप अपने बचपन की बहुत सारी यादें हैं वो ताज़ा करते हैं। आपने कौन सा जानवर कुर्बान किया होता है अल्लाह की राह में, और बहुत सारा आप तकाबुल मुआवजा भी कर रहे होते हैं कि यार इस जानवर में अच्छा ये चीज़ है, उस जानवर में ये चीज़ थी। तो ये एक बड़ा ही प्यारा लम्हा होता है, प्यारा मौका होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कुर्बानी के हवाले से। मगर जब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, तो हमारी मंडे का ये होता है कि हम मंडे में ख़ास तौर पे बात करते हैं पीर वाले दिन पूरे हफ्ते के हवाले से, लोगों की परेशानियों के हवाले से, और आपके जो मसाइल हैं उनका हल किस तरह से निकाला जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें आपके कारोबार में रुकावट हैं, आपकी शादी में रुकावट है, या फिर अच्छे रिश्तों में आपकी रुकावट हो। तो इन सारी चीज़ों पर हम मंडे के रोज़ स्पेशली ख़ास तौर पर बात करते हैं, जिसमें शादी का बहुत सारे लोगों को मसला दरपेश होता है कि जी हमारी शादी नहीं हो रही। कुछ लोगों को होता है कि जी रिश्ते आते हैं मगर अच्छा रिश्ता नहीं आता। कुछ लोगों को ये होता है कि शादी हमने बड़ी धूमधाम से, बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से, बड़ी चाव के साथ की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली शादी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कई दफ़ा इल्ज़ाम ठहरा देते हैं कि यार फ़लानी तारीख़ अच्छी नहीं थी, हमें फ़लानी दिन को शादी नहीं करनी चाहिए थी, या फ़लाना दिन या फ़लाना टाइम अच्छा था उसके ऊपर जाना चाहिए था। ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी ना किसी तरह हम सब के ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहती हैं। तो इन सारी सूरत हाल पर अगर आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, अपने गेस्ट का भी मैं तारीफ़ करा दूँ, आप उनसे अपने क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह मंडे मोटिवेशन हमारी एस्ट्रोलॉजी की ये होती है कि हमारे साथ मारूफ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली जैदी साहब मौजूद होते हैं। थैंक यू सो मच जैदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और कराची से हमारी बहुत ही प्यारी सी उनसा शाह टैरो कार्ड रीडर भी हमारे साथ मौजूद होती है। उनसा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लेकर आई। अच्छा जैदी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, वालेकुम अस्सलाम। जैदी साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि मंडे का आगाज़ हो रहा है, लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि हमारा पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा। एक दिन की तो परेशानी अलग होती है, जब आप 7 दिनों की परेशानी ले लेते हैं तो उसकी एक अलग ही कैफियत होती है। तो ये हफ्ता किन के लिए आप समझते हैं बेस्ट रहेगा, बेहतरीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पर। ये जो एरीज़ हैं इनकी सलाहियतों में निखार आएगा, और इनके लिए जो एक्टिंग के हवाले से, जो शोबिज़ के हवाले से लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त देख रहा हूँ। और वो सौर है इनके बिज़नेस के मामलात बेहतर रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करें उसमें कामयाबी होगी। जेमिनाई हैं, इनकी नई दोस्तियां बनेंगी और अज़वाजी मामलात बेहतर रहेंगे। कैंसर है, इख्तलाफात इनको घेरे रहेंगे और झगड़े होंगे। मुमकिन है कि इनका कोई झगड़ा कानूनी शक्ल अख्तियार कर जाए। इतना स्वेयर हो सकता है। हाँ, तो जो लियो है इनको ऑफ़र्स आती रहेंगी, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नए मंसूबे, नए ख्यालात इनको आते रहेंगे। और विर्गो है, इनकी जिन लोगों की अभी तक मंगनी शादी नहीं हुई तो वो इस हफ्ते कोशिश करें तो उनकी शादी की तरफ मामलात चल पड़ेंगे। लिब्रा है, तो इनके मामलात बराबर ही रहेंगे, कमी पेशी से मामलात इनके चलते रहेंगे, लेकिन इनको अभी मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो है, इनको गुस्सा आता रहेगा इस हफ्ते और इनका मिजाज बड़ा गर्म रहेगा। कैप्रिकॉर्न है, इनको सफ़र आएंगे, अगर ये बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो ये वीज़ा के लिए अप्लाई करें। सेजिटेरियंस हैं, इनके लिए अभी वक्त बेहतर नहीं है, इन्वेस्टमेंट ना करें। और बुर्दिलू, इनके मामलात बनते बिगड़ते रहेंगे, हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें, चलते रहें। बुर्ज होत हैं, इनको बुलंद मकाम मिलने वाला है, और जो ये करना चाहते हैं काफ़ी देर से ये वो करें तो इसमें अभी उनको कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं। अच्छा, यानी कि ये बड़े आपने, यानी कि पूरा हफ्ता मैंने देखा है जिस तरह से आपने बताया जैसा, बहुत सारे से स्टार्स मोस्टली ऐसे हैं जिनको मोहतात रहने की बड़ी अशद ज़रूरत है। बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना और ख़ास तौर पर उनके मसाइल का हल जानना बेहद ज़रूरी है। उनसे आपकी तरफ हम छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे क्योंकि अभी ब्रेक का वक्त हो गया है। तो सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक आएंगे उनसे से भी बात होगी, जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मगर आपके जो सवाल हैं वो भी आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। एक चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ।
बात हो रही है सितारों से मुताल्लिक और आपकी किस्मत से मुताल्लिक के क्या क्या उसमें रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। जैसा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसा भी हमारे साथ कराची से मौजूद है। अच्छा उनसा, ये तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले जैदी साहब के साथ कि कौन कौन से सितारे हैं जिनको आप समझते हैं पूरा हफ्ता उनका कैसा रहेगा, मगर हम ये नहीं कभी पूछते कि जी कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको दूसरे स्टार्स से मोहतात रहने की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। तो आप ज़रा हमें दिखाएं, निकाल के बताएं को कार्ड के कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें बाकी स्टार से थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जी, सबसे पहले तो जो अगस्त का मंथ चल रहा है तो मैं लियो की बात करूँगी। तो लियो जो है वो बहुत डोमिनेटिंग स्टार है सारे स्टार से, और अग्रेसिव स्टार है, गुस्सा इनको ज़्यादा आता है। हाँ। और इनको जो है ये फायर इनका एलिमेंट है, और इनको जो है एयर साइन से थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। मेरे लियो के लिए एक्वेरियस है और लिब्रा है, इनसे थोड़ा सा इनको मोहतात रहना चाहिए। वैसे ये क्या बात करती है आपने उनसा, लिब्रा तो मेरा स्टार है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझसे क्यों मोहतात रहने की ज़रूरत है इन्हें? नहीं एक्चुअली नहीं, ये बात नहीं है कि आपसे मोहतात रहने की ज़रूरत है कि, लेकिन कुछ स्टार्स की किसी स्टार से ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और कुछ स्टार्स की नहीं होती। जैसे वाटर का है, जैसे स्कॉर्पियो है, वो उनकी जो है वर्गो से ज़्यादा बनती है, वर्गो है, कैंसर है, उनसे ज़्यादा बनती है। वाटर है, वो भी वाटर है, वो भी वाटर है। और लेकिन जो अर्थ साइन है वर्गो, लेकिन फिर भी उनसे बनती है। और कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनकी नहीं बनती कुछ स्टार्स से। हाँ, तो वहाँ आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हमारी शादी के लिए ये हफ्ता कौन कौन से स्टार्स हैं जिनके लिए बेहतर, जो इस उम्मीद में है कि जी हमारी शादी हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं अच्छे रिश्ते के लिए परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जैसा वो इसलिए परेशान होते हैं कि भाई हमारी डेट क्यों नहीं फिक्स हो रही। जो इसमें विर्गो का जो है सबसे ज़्यादा चांस मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो सितारा ज़ोहरा है वो प्यार मोहब्बत से मुतल्लिक है, शादी ब्याह के पैगामात से मुतल्लिक है, और वो आ रहा है 20 अगस्त के बाद वो आ रहा है, 21 अगस्त से आ रहा है वो। अच्छा, वो विर्गो के अंदर। तो विर्गो को सबसे ज़्यादा चांस है, जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं, तो वो पैगाम भेजें शादी का, हो जाएगी तो, बात हाँ, पक्की हो जाएगी भाई। हाँ, तो ठीक है, उनके सबसे ज़्यादा चांस है, यानी कि ये उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात आपने की है। मगर जिनकी सालगिरह है उनसा मंडे का रोज़ है, लोग इस उम्मीद के साथ जिनका बर्थडे होता है उन्हें पता होता है हमने भी ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में जाके या यूनिवर्सिटी में इसको सेलिब्रेट करना है। बहुत सारे प्लान्स आपके जहन में होते हैं कि भी हम इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो जिनकी सालगिरह है आज, उनका ये दिन किस तरह से गुजरेगा? प्लान्स पूरे होंगे या आपको लगता है कहीं ना कहीं किसी स्टार की गड़बड़ हो सकती है, अच्छी नहीं गुजरेगी सालगिरह? जी, आज के हिसाब से जिनका स्टार लियो है, हाँ, जो अगस्त में बॉर्न हुए हैं, उनके लिए मैंने जो निकाला है वो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। और उसके बाद मैंने एक और कार्ड निकाला है पेज ऑफ कप्स, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये दिन जो है स्पेंड करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और बहुत अच्छा दिन लग रहा है मुझे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस भी नज़र आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स जो नज़र आ रहा है मुझे बर्डन का है, तो हो सकता है फाइनेंशियली बर्डन उनको फील हो, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। वैसे फाइनेंशियल बर्डन तो फील होगा ना उनसा, जब आपको ट्रीट देनी पड़ती है अपनी सालगिरह के वक्त पे, तो आपकी पूरी जेब खाली हो जाती है। ये बर्डन तो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है पूरे साल में एक दिन, और आपके जितने सारे दोस्त हों तो उनके लिए आपको ये बर्डन हर महीने किसी न किसी सूरत बर्दाश्त करना पड़ता है, जब आपको कुछ ना कुछ अच्छा सा गिफ्ट उनके लिए परचेज करना पड़ता है। शादी की बात हो रही है तो चलिए ज़ाहिर साहब अच्छे रिश्तों की भी बात करते हैं। अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में हम देखते हैं हमारी बहुत सी बहनें घरों में बैठी रह जाती हैं, या बहुत से हमारे ऐसे नौजवान भाई हैं जो बेचारे इसलिए परेशान होते हैं यार मेरे लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, या मेरे घर वाले मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखने नहीं जा रहे। तो जिनको अच्छे रिश्ते का इंतज़ार है वो कौन कौन से स्टार्स हैं जिनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है इस हफ्ते में? लियो है, हाँ, कैंसर है और स्कॉर्पियो, ये 3 के रिश्तों की। लियो, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, हाँ जी, इनकी तरफ इनका है ये उस तरफ जाने का। अच्छा, ये चले जाएंगे, और इम्कान है कि इनके भी रिश्ते जो फंसे हुए हैं उनके हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि जिनकी बात पक्की नहीं हो रही, जिनकी बात पक्की नहीं हो रही, रिश्ता ये नहीं चल रहा है, बात पक्की नहीं हो रही भाई उनकी। ये बड़ा मसला होता है। कुछ
ख़वातीन होती हैं बेचारी बैठी बैठी आइडियल उसमें एज गुजरती रहती है, ये बड़ा और मसला फिर है। आखिर में आके इतना बुरा फैसला अपनी ज़िंदगी के लिए करती हैं। और माशरे का अलमिया ये, जिस वक्त लड़की 28 साल की होती है तो उसके बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं, और 28 जब 30 में हो, फिर जिस वक्त तो उसके बाद भी ना हो, फिर जिस वक्त 35 होती है वो कहते चलो किसी शादीशुदा से ही फिर आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जो क्योंकि घरों सही में नहीं मसाइल होते। बहुत ज़्यादा अगर शुरू हो भाइयों जाते की हैं। शादी हो जाए, भाभियों के साथ टेंशन, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन बहुत सारे जैद साहब, बहुत सारी लड़कियां खुश नसीब भी होती हैं कि देर से शादी होने के बाद भी अल्लाह ताला हाँ, उन्हें बड़ा खुश ऐसा रखता है उनके भी घर पे। ऐसा इस भी वक्त है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है रिजवान, उनसे बात कर लेते हैं। जी रिजवान, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ जी सियालकोट से। वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। जी मैंने पूछना ये है कि मेरी 2 साल पहले शादी हुई है और मेरी बन नहीं, अपनी बीवी से ना बन नहीं रही, तो मैं शादी के बारे में जानना चाह रहा था इनसे। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 अच्छा रिजवान, अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइएगा। 3 जुलाई। आपकी बेगम का नाम? इसका नाम हिना है ना। अच्छा 3 जुलाई कौन से ईयर में पैदा हुए हैं रिजवान? 1992। 1992, ठीक है। इसके अलावा कोई और बात करना चाहेंगे? नहीं, बस यही जानना चाह रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच रिजवान, आपने हमें कॉल की। अच्छा ये जो इन्होंने बताया है उनसा, एक तो दूसरी शादी को ख्वाहिशमंद है, मगर इसके साथ साथ पहली बीवी के साथ इनकी बन नहीं रही, 2 साल हो गए हैं शादी को, तो क्या किया जाए? जी देखें, जो मुझे इनकी जो शादी में जो इशू मुझे नज़र आ रहा है ना, उनके लिए कार्ड आया है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनकी जो वाइफ है वो डोमिनेटिंग नज़र आ रही है। अच्छा। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छा, इन्होंने जो शादी की बड़ी उम्मीदें लगाई थी इन्होंने इस शादी से, एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, ऐसे इन्होंने भी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी। उसके बाद जो सेंटर वाला जो कार्ड आया है, ये चैरियट का कार्ड है। इनकी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं इनकी लाइफ में, जो है अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन मुझे कोई सेपरेशन नज़र नहीं आ रही, दूसरी शादी नजर नहीं आ रही मुझे इनकी शादी में। उनसे दूसरी शादी दूसरी शादी मुझे नज़र नहीं आ रही। और अगर इस पंगे में पड़ेंगे वो, अगर उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है तो बहुत ज़्यादा इनको इश्यूज़ आएंगे। मुझे लगता है कि इनको दूसरी शादी की ख्वाहिश जो है वो ख़त्म करने देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल इनके लिए खड़े हो जाएंगे। बस मेरे भाई रिजवान ज़रा आप सुन लीजिए, उनसा कह रही है कि दूसरी शादी की ख्वाहिश जो है ना वो दिल में दबा के रखें, उसको अमली जामा मत पहनाइएगा, पहली ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरी मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त मेरे साथ एक और कॉलर मौजूद है, माहम, उनसे बात करते हैं। जी माहम, बात कीजिए। माहम आप सुन सकती हैं तो बात कीजिए। जी मैं सुन सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माहिम थोड़ा सा ऊंची बोले ताकि हम तक आवाज़ आ जाए आपकी। ओके, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बात कीजिए। हाँ जी, मैंने अपनी सिस्टर के मुताबिक पूछना है। जी। उनका नाम है सुंदर। ठीक है। 22 अगस्त 1983 है उनकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। उनका मुझे ये पूछना है कि उनकी शादी कब तक एक्सपेक्टेड है? अच्छा, यानी कि शादी का इंतज़ार है। ठीक है माहम, अभी पूछ लेते हैं जैदी साहब से। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। अच्छा जैदी साहब, ये माहम का बताएं, उनके सिस्टर हैं सुंदस, 22 अगस्त 1983 में वो पैदा हुई हैं और शी इज़ स्टिल अनमैरिड, तो कब तक शादी उनकी मुतवक्के है? इनकी शादी दिसंबर के बाद यानी कि 2020 में इम्कान है। अच्छा, यानी कि अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी ज़रा ज़ुहुल की कैफियत इनके है, जायचा थोड़ा जवाल में है, तो इनको अभी बातचीत चलेगी, फिर ख़त्म होगी बातचीत, रिश्ते आते रहेंगे जाते रहेंगे। अच्छा। तो इनकी जो है हो जाएगी, लेकिन दिसंबर के बाद। और जो ये रिजवान भाई का है, तो इनकी मुझे दूसरी शादी नज़र नहीं आती और इनके भी जवाल की कैफियत है। और इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक इनके बिज़नेस या जॉब के मामलात भी जवाल पजीर हैं। अच्छा। अगर ये मज़ीद यानी कि घर में मसाइल पैदा करें तो मुमकिन है कि उस कैफियत
पर इनकी जॉब या बिजनेस का नुकसान हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए इनको चाहिए कि घर में बना के रखें, लेकिन अभी मुझे इनकी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग मुझे अभी नज़र नहीं आ रही। इनके भी मामला दिसंबर में सेट होंगे। हाँ, जिस तरह उनसा ने भी बताया सेम टू सेम हो गया। अभी रिजवान साहब हमें सुन रहे होंगे, ज़रा एहतियात करें, थोड़ा अपने आप को संभालें, मिल बैठ के 50-50 के ऊपर ही आपकी पूरी ज़िंदगी चलती है और दूसरी शादी का ख्याल छोड़ दें, अपने जहन से निकाल दें। अस्मा बतूल हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्मा, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था अपनी शादी के बारे में, सफ़र के बारे में पूछना था। जी पूछिए। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 13/6/1993। 13 मई आप बोल रही हैं? जून। 6 जून है 1993। ठीक है, ठीक है। जी। तो अपनी शादी के बारे में बस आपने पूछना है कि कब तक रिश्ता आएगा, कब तक होगी, या रिश्ता हो गया है, बात पक्की नहीं हो पा रही उस तरह से? नहीं अभी रिश्ता नहीं हुआ, तो इसलिए मैं पूछ, मतलब है कोई लोग हैं अपनी फैमिली से बाहर है, वो लोग मतलब करना चाह रहे हैं, तो इसलिए। जी ठीक है अस्मा, अभी हम पूछ लेते हैं। अच्छा उनसा, अस्मा ने जिस तरह से बात की कि वो शादी करना चाहती हैं, शादी की ख्वाहिशमंद हैं और फैमिली आउट ऑफ फैमिली है लड़का, तो शादी हो पाएगी, रिश्ता हो पाएगा या फिर नहीं? 6 जून 1993। अच्छा, मुझे इनके रिश्ते तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं कि रिश्ते तो इनके आते हैं। हाँ। कुछ अरसा पहले से तो आ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं। कोई रुकावट है जो रिश्ते आ नहीं रहे हैं। जहाँ ये चाह रही हैं वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, और दूसरा ये है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रही वो चीज़। हाँ, अच्छा उनकी तरफ से, जो लड़के की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ हैं, और अगर ये सेक्रीफाइस वाली लाइफ होगी, अगर ये शादी वहाँ पे करती हैं तो इनको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं तो फिर ही वो एक्सेप्ट करें। बस अस्मा, अगर सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं ना मेरी बहन, तो तभी हाँ कीजिएगा। अगर आप जहाँ पे चाहती हैं शादी करना और वहाँ से रिश्ता आ जाता है। मैमूना अम्बरीन हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मैमूना, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैमूना अम्बरीन बात कर रही हूँ। मेरा शादी का प्रॉब्लम है। 13 अगस्त मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1992। तो प्रपोजल आते बहुत हैं, लेकिन मतलब हो नहीं रहा है, कोई रिश्ता कहीं पे हो नहीं रहा है। अच्छा, रिश्ता नहीं हो पा रहा, यानी कि जो चीज़ें आप, जो डिमांड्स आपके हैं, जो लड़के में आप जो खुसूसियात देखना चाह रही वो नहीं मिल पा रही, या लड़के वालों की तरफ से इनकार हो जाता है? मतलब दोनों तरफ से, अगर उनको पसंद आता है तो हमें नहीं पसंद आता, हमें आता है तो उनको नहीं आता। अच्छा ठीक है मैमूना, परेशानी हूँ, अभी हम जैदी साहब से इस बारे में जान लेते हैं। ये वही मसला है जिसकी हम बात कर रहे थे जैदी साहब, बस वो कुछ इस तरह की डिमांड्स आ जाती हैं, कभी हाँ कभी ना का सिलसिला है। ये मैमूना की शादी कब तक मुतवक्किल और कब अच्छा रिश्ता इनके लिए आएगा? मैमूना की शादी भी मुझे 2020 में ही नजर आती है। 1.5 साल का इंतजार है भाई। नहीं, 2020 में कितने टाइम रह गए? अच्छा 2020 के स्टार्ट पे आप ही नहीं कह रहे हैं? 2020 मेरी बहन सिर्फ 6-7 महीने 2020 में, लेकिन इनके रिश्ते आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे। इनके ख़ानदानी मसाइल भी हैं, और रिश्ता जो मैं देख रहा हूँ आउट ऑफ फैमिली देख रहा हूँ, इनके ख़ानदान से बाहर है और इनके शहर से भी बाहर होगा। और ये थोड़ा सा एक चीज़ पर ध्यान दें, लगता है मुझे कि इनका वेट अब बढ़ रहा है। तो ये उसके लिए कोई एक्सरसाइज या अपना डाइट प्लान करें। और अस्मा ने जो थी उनकी भी शादी मुझे ख़ानदान से बाहर नज़र आती है। और मुमकिन है कि इनकी पसंद की ही शादी हो, जिस जगह ये चाह रही हैं उस जगह शादी हो, ख़ानदान से बाहर है और शहर से भी बाहर। ये दोनों चीज़ें मुझे इसमें नज़र आ रही हैं। ठीक है भाई, दोनों को हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मगर थोड़ी एहतियात करें। और मैमूना, आप खास तौर पे जैसे साहब कह रहे हैं कि अगर आपका जिस तरह सुने नज़र आ रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करें भाई। अच्छा रिश्ता तब आता है जब आप माशाल्लाह से स्लिम स्मार्ट से होते हैं, खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो चलिए अस्मत बतूल हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्मत, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ना अपने बेटे के बारे में पूछना। मेरे बेटे का नाम है फ़खर अब्बास। ठीक है जी, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसकी तालीम भी इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब वो जिस काम में भी हाथ डालता है ना, वो पीछे मतलब एज माशाल्लाह उसकी 94 की पैदाइश, मेरा ख्याल 24-25 साल एज है उसकी। ठीक है, आपको याद है महीना और तारीख?
जी जी, 13 सितंबर 1994। ठीक है ठीक है। अच्छा, किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो कामयाब नहीं हो पाते, क्या मसला है? नहीं, हाँ कामयाब, वो काम कामयाब नहीं होता और उसका ना जैसे दिल भी नहीं लगता वो किसी काम में। जिस एक वो पंजाबी में कहते हैं कि एक बंदे का दिमाग मोटा, हालांकि वो ये नहीं कि उसमें बुराई कोई नहीं है, मतलब कि ये दिल नहीं लगता, बेचैनी सी रहती है, किसी काम में तबीयत नहीं लगती उनकी, आप ये कहना चाह रही हैं? जी जी, ये बात है। मतलब और होता है ना कि कोई गलत उठना बैठना, ऐसी कोई बात नहीं है ना। और कोई हमारे मतलब के हस्बैंड भी नहीं है, मेरे 5 बच्चे हैं, तो ये सबसे आखिरी नंबर पे। अच्छा अस्मत, मेरी बहन आप परेशान ना हो, अभी पूछ लेते हैं उनसा। ये अस्मत बतूल हमारी बहन ने जो पूछा अपने बेटे से मुतालिक, तो बताइए इनके बेटे का दिल नहीं लगता किसी काम में, तो क्या करना चाहिए इन्हें? वैसे मेरे कार्ड्स में इनके बेटे के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई लड़की है और जो इनके सर पे सवार है, जो उनको स्ट्रेस उसकी वजह से ना उसकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है। दोनों जो कार्ड्स हैं, एक क्वीन आया है मेरे पास, फिर 3 कार्ड्स, एक एम्प्रेस का कार्ड है, ये भी क्वीन का कार्ड होता है। कोई लड़की है जिसको वो पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान है और फाइनेंशियल इश्यूज तो हैं इनके, लेकिन ठीक हो जाएंगे। ये साल थोड़ा सा इनके लिए टफ लगेगा, अगले साल से ये कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसमें दिल लग जाएगा उनसा, इनका काम हो जाएगा? जी जी, हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, बस अगर अस्मत हमारी बहन सुन रही हैं, बेटे का मामला इतना संगीन है आपको लगता, तो ये भी देख लें कि उसकी ज़िंदगी में अगर गलत उठना बैठना नहीं, हो सकता है कि किसी से मोहब्बत करता हो, पसंद करता हो, तो ज़रा आप शादी की बात चलाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो शादी की बात चलाएं, मगर शादी की बात तो तब चलाएं ना ज़ैदी साहब जब हम कहते हैं कि जो महीने की फ़लानी तारीख को हम शादी के लिए बात कर लेते हैं, रिश्ता लेकर चले जाते हैं या हाँ कर देते हैं। तो कौन कौन सी तारीखें हैं इस महीने के अंदर? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जो 6 अगस्त से 9 अगस्त बात करें, मेरा वो तो ये अकरब लग रहा है। हाँ। 6 अगस्त से 9 अगस्त तक अकरब है, तो इस दौरान ना शादी का पैगाम भेजें और ना शादी के मामलात करें। अच्छा, ये तमाम स्टार्स के लिए है? सब के लिए, आल के लिए। ओके। और 9 अगस्त बता चुका हूँ, और 11 अगस्त भी नहस तारीख है, इसको भी हरगिज़ ना करें। अच्छा। और इसके बाद है जी 22 तारीख, 22 के बाद 31 तारीख, ये तारीखें नहस हैं, इन पर हरगिज़ शादी निकाह को हरगिज़ ना करें। और जो बेहतरीन इस माह के लिए जिनमें सितारों को शर्फ हासिल है, क्योंकि हमने देखना जैसे एक हिंदी फिल्म आप देखें तो कहते हैं जी शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ। तो वो टाइम होता है एक, उसमें अगर थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम होगा तो वो मैं बताऊंगा कि ये शुभ मुहूर्त क्या चीज़ होती है, क्या पोजीशन सितारों की देखते हैं शुभ मुहूर्त में। तो 20 अगस्त को बहुत ज़बरदस्त दिन है, 20 अगस्त को निकाह के लिए, और 26 अगस्त को भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिन है। ज़बरदस्त। और जो सबसे इस महीने की बेहतरीन तारीख है, इसमें ज़हरा दर सुंबला है। अच्छा। ये बड़ी अच्छी नेक साथ, जिसको कहते हैं नेक साथ, ये वो है। शुभ घड़ियाँ। हाँ, शुभ घड़ियाँ, जिसको कहते हैं शुभ, बिल्कुल। क्योंकि हमारे लोग तो ज़्यादा टीवी पर हिंदी वाली तरफ चले गए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, तो समझाने के लिए अगर ये कहा जाए, मुझे बहुत मुश्किल लगती है ये लैंग्वेज, मुझे नहीं समझ आती। मैं कहती हूँ मुझे आप पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज में समझाए तो मुझे समझ आए। ये बिल्कुल नेक साथ है, नेक घड़ी है 21 अगस्त। और इस ये क्योंकि सितारे ज़ोहरा दर सुंबला है, जो सितारा ज़ोहरा है वो विरगो में आ गया है, तो ये बड़ी नेक साथ है। 21 अगस्त इसको अगर तारीख के हवाले से देखा जाए नहीं हो रही हैं। अच्छा, मुझे ऐसा वक्त बिल्कुल कम है, मुझे ये बता दें कि सब जितने भी स्टार्स हैं इस पूरे हफ्ते में, उनके लिए बेहतर सदका किस चीज़ का है जो आप निकाल सकते हैं? कोई भी एक चीज़ जो आप बता सकें। सिर्फ चावल निकालें, टोटा चावल 1 किलो, सर से वार कर परिंदों को डाल दें, ये सब कर लें। अच्छा, ये सुबह सवेरे उठ के ही आप ये काम कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ैदी साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आप अपना वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत शुक्रिया उनसा। आपने भी कराची से हमारा किया। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आपके फिटनेस के हवाले से कि आप अपने बॉडी को फिट किस तरह से रख सकते हैं, और आपके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है। अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। अभी आपने ये रिपोर्ट देखी योगा से रिलेटेड, और योगा से जिस तरह से हमने पहले भी आपके साथ इस चीज़ को शेयर किया था कि योगा में बहुत सारे कम ही ऐसे लोग होंगे जो कि योगा से बहुत ज़्यादा आगाही रखते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, या फिर योगा किस तरीके से उसका बेसिक और सही तरीका क्या होता है और वो कितना मुफीद होता है। बहुत सारे कम लोग हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से कोशिश करते हैं कि आपके साथ उस चीज़ को शेयर करें, आपको बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है योगा की भी एक्सरसाइज जो हम कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल होता है, हमारे इंटरनली भी और हमारे वैसे भी ओवरऑल बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है। मगर इसके साथ साथ जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा हो जो हमें थेरेपी कर सके, कोई ऐसा हो जो हमें दबा सके। लेकिन दबाने के लिए, थेरेपी के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं कहाँ पे आपकी बॉडी के, किस जगह के लिए आपको किस जगह पे आके अपना वज़न पुल करना है या देखना है आपको कि यहाँ से आपका प्रेशर पॉइंट है और यहाँ से आपका पेन जो है वो रिलीज़ हो सकता है। बहुत सारे लोग, और आजकल जो सिचुएशन चल रही है मुल्क भर में, उसके बाद हम सब लोग किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उस ज़हनी तनाव से रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे पास बहुत ही मुअज़्ज़ज़ से गेस्ट इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। इस वक्त डॉक्टर निगत ताहिरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करेंगे। प्रेशर पॉइंट्स के हवाले से और ख़ासतौर पर जब आप ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, डॉक्टर साहब से जानेंगे। मगर इसके साथ साथ पहले भी हम आपकी मुलाकात करा चुके हैं, इस बार भी योगा एक्सपर्ट रुखसाना महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच रुखसाना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जिस्मानी फिटनेस के लिए योगा कितना इंपॉर्टेंट है, ये इनसे जानेंगे। अच्छा, पहले भी हमने रुखसाना साहब बात की थी योगा से रिलेटेड। बहुत सारे लोग हैं जो घर में योगा खुद भी करने की कोशिश करते हैं, कोई नेट से सर्च कर रहा होता है, कोई वीडियोस निकाल रहा होता है। तो बेसिक योगा को करने के लिए एक आपके अंदर वो मोटिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और ये नहीं होता आप एक दिन कर लें, 2 दिन और फिर पूरा हफ्ता आप बेड पे सोए रहते हैं। तो योगा का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है, ये भी बताएं। अच्छा, पहली बात तो ये कि योगा है या ऑक्यूप्रेशर ऑक्यूपंक्चर है, ये ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का डोमेन है। और मेरा ख्याल से हमारी कंट्री में, हमारे कल्चर में एलोपैथी जो है वो इतनी ज़्यादा इन है, ओवरवेलमिंग है कि इन चीज़ों की तरफ कोई आता ही नहीं है। हालांकि दीज आर वेरी ईजीली अवेलेबल, इफेक्टिव और ऑब्वियसली इन हैंड प्रैक्टिस है, जिससे आप अपनी बहुत सी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एट होम डील कर सकते हैं। योगा के बारे में ये है कि योगा को मैं एज ए प्रोफेशन में कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आपकी कोई प्रोपर नो हाउ नहीं है योगा से रिलेटेड, तो आप थ्रू वीडियो आप योगा करना शुरू कर दें, क्योंकि योगा के लिए सब यही करते हैं, नेट से आपने सर्च किया, वीडियो निकाला और वो मेल प्रैक्टिस हो जाती है, और फिर साइड इफेक्ट्स के बाद फिर वो हमारे पास आते हैं कि जी हमारी शाटिका की पेन हो गई है, हमारी डिस्क क्लिप हो गई है, या हमारी ब्रीदिंग की वजह से हमें चोकिंग स्टार्ट हो गई है। योगा के लिए पहले आप किसी एक्सपर्ट योगी से कम 2 से 3 सेशन ज़रूर ले लें। कम से कम वो आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको पोस्टर्स और ब्रीदिंग्स बता देता कि आपको किस तरह एग्जैक्टली, क्योंकि योगा में से पोस्टर मेंटेन करना नहीं है, हर पोस्टर के साथ एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग है और हर पोस्टर आपके लिए है भी नहीं, ये बहुत ज़रूरी है जाना। अच्छा, वैसे हम अक्सर ख़वातीन हैं वो मर्दों की वीडियोस निकाल के योगा की देख रही हैं, इस तरह से हो रहा है, तो चलो मैं भी इस तरह से करती हूं भाई। फॉर योगा यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू योर बॉडी, ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड, चूँकि मैं खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, हमारे जब क्लिनिक पर या OPD से और डिफरेंट सेटअप से हमारे पास मेंटल इशूज़ के लोग आते हैं इलनेस के साथ, तो हम उनको योगा के थ्रू भी हील करते हैं। और अब तो यूनिवर्सली इंटरनेशनल लेवल पर योगा को जो है एज ए रेमेडी जो है एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, एक्सेप्ट कर लिया गया है कि डिप्रेशन को ये बहुत जल्दी जो है एलिवेट करती है, इरेडिकेट करते हैं बहुत से कॉजेज़ को। डिप्रेशन में 2 तरह से योगा काम करता है। एक तो ये कि थॉट जो है आपकी जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है डिप्रेशन में, यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट योर पास्ट, अपने रिग्रेट्स के बारे में, फेलियर्स के बारे में। एंजाइटी में यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट योर फ्यूचर, आपकी एप्रीहेंशंस, अनईजीनेस अपने फ्यूचर के बारे में होती है। तो योगा में जब हम मेडिटेशंस करवाते हैं और योगा में जब हम ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं विद कंसंट्रेशन और फोकस, तो आपका माइंड जो है वो लर्न कर लेता है हाउ टू स्टे इन प्रेजेंट, और प्रेजेंट में जो है वो हेल्थ है। जी। सेकेंडली, चूँकि योगा की जो पोस्टर्स हैं, जो आसनास हैं, वो आपकी माइंड और बॉडी का कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। तो डिप्रेशन की वजह से जो आपको फिजियोलॉजिकल इशू हैं लाइक मस्कुलर क्रैम्प है, इरिटेशन है, मिग्रेन है, ये सब चीज़ों को वो रिजॉल्व करता है। ओके, ठीक है। आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है, आपको एनीडोनिया, नॉन इंटरेस्टिंग बिहेवियर। अच्छा रुखसाना साहब, योगा का बेहतरीन वक्त क्या होता है? जैसे हम एक्सरसाइज के लिए कहते हैं, फिटनेस के लिए कहते हैं कि आपको सुबह सवेरे उठना चाहिए, आफ्टर फजर नमाज आपको बाहर पार्क में जाना चाहिए, नंगे पाँव चलना चाहिए। तो योगा का बेहतरीन वक्त कौन सा? बेड टाइम। आप सुबह सोकर सबसे मुश्किल काम। नो, बेड टाइम। अच्छा, योगा की एक्सरसाइजेस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड।
आपने सुबह उठकर सिर्फ उठ के डीप ब्रीदिंग या डायफ्रेगमेंट, अच्छा मेरा ख्याल है हम बोलें कम, हम प्रैक्टिस ज़्यादा करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो इस उसका। सबसे पहले तो डिप्रेशन के जितने भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं टुवर्ड्स स्ट्रेस, वो सबसे पहले अपने पोस्टर को मेंटेन करना शुरू कर दें। ख़वातीन जो हैं, जो किचन में ज़्यादा काम करती हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, स्पेशली जो बैंक्स में काम करती हैं और उनकी चेयर रिडन वर्क है, ठीक है, आपके लिए भी 10 घंटे चेयर, आपके लिए भी आप भी बहुत टफ वर्क करती हैं। मैं तो थोड़ा बहुत हिलती होती रहती हूँ कि बस मैं थोड़ा सा हिल जाऊँ। सबसे पहले आपने अपने फ्रेम को मेंटेन करना है, आपका टी मेंटेन होना चाहिए, चिन अप होनी चाहिए, और आपका बेसिक चीज़ें जो आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेशर पॉइंट्स की भी हम बात करते हैं। लोग कहते हैं अच्छा यहाँ से मुझे दबा दो, यहाँ से मुझे ज़रा देखना, यहाँ मेरे दर्द हो रही है, यहाँ मेरे दर्द हो रही है। असल प्रेशर पॉइंट्स होते कितने हैं बॉडी के अंदर, और प्रेशर पॉइंट की थेरेपी है क्या? जी, प्रेशर पॉइंट्स जो हैं टोटली 360 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो ओवरऑल आपके सर से पाँव तक जिस्म पे मौजूद हैं, और कुछ ख़ास पॉइंट्स होते हैं, वरना तो आप कहीं भी दबाएं आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं। उन ख़ास पॉइंट्स को जब तक आप प्रेशर नहीं देंगे आपको वो रिलीफ नहीं मिलेगा जो नॉर्मल दबाने से मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको हेडेक हो रही है, फ्रंटल हेडेक है, तो उसके लिए एक ये पॉइंट है, सिंपली इसको हम प्रेशर देंगे, वो तो लोकल एरिया हो गया ना, ये डिस्टल एरिया। डिस्टल एरिया ये मेन पॉइंट है आपका फ्रंटल हेडेक का। इसको नॉन स्टॉप जब आप क्लोज भी करें ताकि नजर आता रहे लोगों को, नॉन स्टॉप इसको 2 से 3 मिनट तक आप इसको प्रेशर दिए रखें, या तो इसको प्रेशर दे लें या इसको रोटेशन दे लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह से रोटेशन दें, लेकिन ज़रूरी है कि 2 से 3 मिनट आप इस पॉइंट को प्रेशर दें, तो आपकी फ्रंटल हेडेक गायब विद इन मिनट्स। राइट साइड को भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को भी कर सकते हैं, दोनों हाथों पे आप दोनों को 1 बाय 1 भी कर लें, इस तरह से पकड़ सकते हैं आप अगर आपको मालूम है। अदरवाइज एक जरा डॉक्टर साहब थोड़ा सा हाथ आप ऊपर कीजिए ताकि लोग फोकस ये देखिए, ये हाथ है आपके इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच की जो स्पेस है, इसके बीच में ये पॉइंट अपने थंब से प्रेशर देंगे आप, यूँ दबाना है, पीछे से आपकी फिंगर भी जा रही है और आगे से आपका थंब, दोनों तरफ से प्रेशर देना है और 2 से 3 मिनट इसे देने हैं। 2 से 3 मिनट प्रेशर देखें, और प्रेशर वो रखना है अपने जो आप बर्दाश्त कर सकें, इजीली जो बर्दाश्त कर सके, बिल्कुल लाइट नहीं होना चाहिए, प्रेशर हो स्ट्रॉन्ग ही लेकिन इतना पेनफुल ना हो। अच्छा, और फिर आप देखें पेन आपकी गायब, ये तो हो जाती है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है जैसे रुखसाना साहब ने बात की है बैंक्स में मौजूद लड़कियों की, हम जिस तरह से ऑफिस के अंदर काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन, बहुत ज़्यादा बैठे रहने के बाद या बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थकन इस कदर हो जाती है कि आपके बिल्कुल ये शोल्डर्स जी बिल्कुल तकलीफ में आ जाते हैं, और आपको लगता है जब रात को आप अपने जाके बेड पर लेटते हैं तो आपको लगता है कि शायद आपकी कमर टूट गई है, इतना शदीद दर्द होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, उसके लिए भी ऑब्वियसली हमारे पास पॉइंट मौजूद है। ये तो डेली रूटीन है, चाहे आप जॉब पे हैं चाहे आप घर में काम करें, दोनों कंडीशंस में आपके जो नेक एरिया और बैक ऑफ नेक जो है वो सारी की सारी आपकी स्टिफ होती है, शोल्डर्स और नेक इन्वॉल्व होती है। सारा दिन आपकी कोई भी एक्टिविटी है, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी नेक और शोल्डर तो इन्वॉल्व हैं, वो तो स्टिफ होंगे ही, चाहे आप फारिग बैठे हुए हैं वो स्टिफ होंगे। उसके लिए एक तो एज अ डिस्टल पॉइंट मैं आपको बताऊँ तो ये एरिया है, आप 2 फिंगर्स अपनी रखें रिस्ट क्रीज पे, ठीक है, और उसके एग्जैक्टली आपने थंब वाला एरिया जो है वो एरिया, आउटर एरिया, इसको आपने प्रेशर देना। प्रेशर इसी तरह से होगा। अच्छा, 2 फिंगर्स के बाद जो एरिया आएगा उस पे आपने प्रेशर रखेंगे 2 से 3 मिनट। अच्छा, वैसे ही होगा जैसे हम थंब ऊपर रख रहे हैं तो फिंगर नीचे रख रहे हैं, इस तरह से वो सपोर्ट हो जाएगी उससे तो सपोर्ट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट आप 2 से 3 मिनट तक इसको देना है आपने, बिल्कुल क्लॉकवाइज कर ले, एंटी क्लॉकवाइज कर ले, अदरवाइज नॉन स्टॉप एक जगह पे भी रख सकते हैं। अच्छा, दोनों तरह से। उसके अलावा एक पॉइंट है आपका बैक ऑफ नेक, जो आपकी हेयर लाइन है ना, उस हेयर लाइन के कॉर्नर पे वो पॉइंट्स हैं। ठीक, अभी मैं आपको इस तरह से आपको गाइड कर देती हूँ, वो आपको फोकस किया हुआ है, आप ओके ठीक है। ये एरियाज हैं जिनको हम प्रेशर देंगे, और वो बेहतरीन प्रेशर तो आता है थंब से, इस वजह से हम थंब यूज़ करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर देता है। यूँ करके आप दोनों तरफ से प्रेशर दें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज़ आपकी हील होना शुरू हो जाएगी, आप रिलैक्स फील करेंगे। और इसके साथ साथ बेहतरीन होता है कि अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नाक से सांस लें, मुंह से सांस निकालें, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका शोल्डर्स, आपका जो क्लेविकल एरिया है, क्लेविकल एरिया से बिल्कुल स्ट्रेट पीछे जाएंगे, बिल्कुल
क्लेविकल के सेंटर से बिल्कुल आप पीछे जाएंगे शोल्डर पे और वो प्रेशर पॉइंट से दो। ओके, इसको भी आप थम से प्रेशर दें, थम से दे, फिंगर से दे, बिल्कुल। अच्छा, किसी भी पेन को रिलीज करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट मिनिमम टाइम है, बिल्कुल होना चाहिए, मैक्सिमम 5 पे भी जा सकते हैं। ये तो हमने रुखसाना साहब इन पेन्स के ऊपर बात कर ली, मगर एक होता है आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है। सम टाइम होता है कि मौसम के ऊपर हम कहते थे कि जी मौसम की शिद्दत है, जैसे गर्मियों में अक्सर लोगों को लगता है कि शायद बुखार हो गया या बहुत ज़्यादा पेन हो रही है उनकी बॉडी में, तो जिस्म में अगर ओवरऑल हमें दर्द महसूस हो रहा है तो उसके लिए योगा बेहतरीन कौन सा? मैं आपको कुछ मसाज टेक्निक्स बताती हूँ, पोस्टर्स बताती हूँ, इसमें फुल बॉडी मसाज होती है, ठीक है? प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए आप। थोड़ा नीचे एक तो सोने से पहले गो इन फुल लोटस पोज। सोने से पहले आप ये पोज कर सकते हैं। अच्छा, दीज आर द कॉक ब्रेक, दीज आर इजीली अवेलेबल इन मार्केट। अगर नहीं भी है तो आप हार्ड पिलो यूज़ कर सकते हैं। आप इस पोज में बैठकर अपनी कमर के पीछे आप एक हार्ड पिलो रखेंगे और जब लेटेंगे तो आपका हेड का जो क्राउन है वो ऐसे होगा। देन आपने अपना फुल बॉडी को ढीला छोड़ देना है, आइज क्लोज करनी है एंड जस्ट फील रिलैक्स। 5 मिनट्स के लिए अगर आप सोने से पहले, ये रेक्लाइन एंजल बाउंडेड पोज है, अगर आप ये पोज सिर्फ 5 मिनट्स के लिए कर लेंगे, ये ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को और इसके अलावा आपको एक बहुत ही डीप साउंड स्लीप देता है, आपकी एंजाइटी रिलीज होती है। इसी पोज के साथ एक फिश पोज है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे रुखसाना साहब, जिन लोगों के पास इसके कुशन्स की मोटाई कितनी होनी चाहिए, अगर आप पिलो रख रहे हैं तो उसकी मोटाई क्या, और जिसके पास ब्रेक अवेलेबल नहीं है वो मैं बिल्कुल बताती हूँ। अच्छा, इसका जो स्टैंडर्ड साइजेस के आपके जो पिलो की मोटाई, एक तो वो थोड़ा सा हार्ड पिलो और दूसरा आपकी रिस्ट तक, आपके अपने हैंड की रिस्ट तक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और ये जो ब्रेक है ये आपके हैंड का हाफ होगी, लाइक आपकी कमर और आपकी हैंगल्स जो है वो ऊपर होंगे और आपका हेड जो है वो नीचे की तरफ नीचे आ जाएगा, क्राउन की तरफ चीन ऊपर चली जाएगी और इससे आपकी जो है ना जॉ लाइन भी इंक्रीज होती है, आपकी नेक की लेंथ बढ़ती है। तो ये पोज आपको जो है एक ट्रिम लुक भी देता है। ठीक है, आप सेकंड अभी बता रहे हैं। इसके अलावा जो है एक फिश पोज है, लाई डाउन स्ट्रेट। फिश पोज में बिल्कुल ये आप बेड पे कर सकते हैं, सुबह उठने से पहले या रात को सोने से पहले अपनी टोस को स्ट्रेच आउटवर्ड करें, बिल्कुल बाहर की तरफ खींचना है और आपने फिर आहिस्ता से अपनी अपर बॉडी को ऐसे करना है और सिर्फ 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक आपने इस पोज में रहना है, फिर आहिस्ता से रिलीज़ करना है और इस पोज को आप 4 से 5 बार कर सकते हैं और 4 से 5 बार करने के बाद ही आप देखिएगा कि आपकी नींद में, आपके डिप्रेशन और एंजाइटी में कितनी कमी आती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रोइंग अप किड्स जो हैं जिनमें हार्मोनल्स का और लेंथ का, हाइट का इशू है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा आपके रुखसाना ये पाँव के अंगूठों के हवाले से बताइए, ये प्रेशर आपने बाहर की तरफ एग्जैक्टली स्ट्रेच आउट इसलिए कि फुल बॉडी मसाज हो रही है, फुल बॉडी मसाज हो रही है। और ये 4 से 5 दफा आपको करना होगा 30 सेकंड के लिए एक पोज के अंदर। 20 सेकंड्स मिनिमम है और आप 20 सेकंड्स के लिए इस पोज को मेंटेन रखेंगे, उसके बाद आप रिलीज करेंगे। आप एक सेटिंग में 4 से 5 बार ये एक्सरसाइज करें, इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट। और ये बेड टाइम में आपके बेस्ट होता है, इसमें आप योगा कर सकते हैं। इसके अलावा बेड टाइम में जो रिलैक्सिंग पोज है चाइल्ड पोज, इसके अलावा ये जो चाइल्ड पोज है ये आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे आप पिलो अपने फोरहेड के नीचे रख लें, ठीक है, या आप ब्रिक रख लें। बेटा आप ऐसे लेटे, आपने फुल अपना जो वेट है बॉडी का वो अपनी हेयर लाइन पर देना है और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देना। अगर आप ये पोज बेड के ऊपर कर रहे हैं तो ये बेस्ट है, ये बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी फुल बॉडी ना सिर्फ रिलैक्स करेगी बल्कि आपको एक मेंटल कामनेस मिल रही है। तो जब आप रात को ये एक्सरसाइज कर सोते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स है जिसने नींद इंड्यूस करनी है। हाँ, और बॉडी ने नींद सुबह उठते तो एक फ्रेश फेस के साथ आप उठते हैं। तो योगा में स्लीप और सुबह का नाश्ता जो है वो थेरेपी का काम करता है, वो ट्रीटमेंट का काम करता है। हाँ, अच्छा इस तरह से कहते हैं रुखसाना हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। फरियाल हमारे साथ मौजूद है। जी फरियाल बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ना आपसे इस बारे में पूछना था कि जो स्ट्रेस और डिप्रेशन सम टाइम हो जाता है, जी जी, के लिए कोई रेमेडी या कोई योगा पोजीशन हो ऐसी मुझे बता दें जिससे ये रिलीज हो जाए या कम हो जाए। डिप्रेशन का पूछ रही हैं ना आप? हाँ जी बिल्कुल। ओके, स्ट्रेस और डिप्रेशन। ठीक है फरियाल, हम अभी पूछ लेते हैं। अली भी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अली बात कीजिए। वालेकुम सलाम मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट शो। थैंक यू। दूसरा मुझे ये पूछना था, मेरी ना सर और आँख में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे उसके लिए कोई प्रेशर पॉइंट बता दें ताकि मैं ये इससे रिलीफ हासिल कर सकूँ। अच्छा, आपकी कौन सी दाईं आंख में दर्द है या बाईं आंख में दर्द है? मेरी दोनों आंखों में दर्द और हेड भी मुकम्मल पूरे में दर्द होता है। पूरे सर में दर्द होता है। कब से ये मसला चल रहा है आपके साथ?
ये मेरे साथ तकरीबन मंथ हो गया है, तो मुझे कुछ जॉब ऐसी है जिसकी वजह से कंप्यूटर पे और से वर्क रहता है, तो शायद मैं सोचता इस वजह से है, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप प्रेशर बता दें इससे कैसे। हाँ, डोंट वरी, अभी हम पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, आपने हमें कराची से कॉल की। अच्छा, एक तो फरियाल हमारे साथ डॉक्टर साहब कॉलर मौजूद थी, वो योगा के हवाले से भी उसका पूछेंगे, किस तरह से प्रेशर पॉइंट्स का पूछेंगे, जिससे डिप्रेशन है उसको रिलीज करने का क्या तरीका होता है। ऑब्वियसली डिप्रेशन के लिए सबसे पहले जब भी हम कोई भी सेशन देना होता है उसमें हम सबसे पहले पेशेंट को सीधा काम लेटाते हैं, उसको डीप ब्रीथिंग करवाते हैं, बिल्कुल वो रिलैक्स हो, 5 to 10 टाइम वो डीप ब्रीथिंग करे। उसके बाद फिर हम उनको सेशन देते हैं। जब क्लिनिक में पेशेंट आता है उसको तो हम नॉर्मली देते हैं एक्यूपंक्चर सेशन, जो निडल के साथ ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद जब पेशेंट ने घर जाना है, उसने किस तरह से उसको लुक आफ्टर करना है, अगर कोई पेन दोबारा से एग्रीवेट कर जाती है उसको कैसे हील करेंगे, तो फिर हम उन्हें बताते हैं प्रेशर पॉइंट्स, उनको किस तरह से हैंडल करना है। डिप्रेशन की जहाँ तक बात है उसको लोकल और डिस्टल पॉइंट में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले टॉप ऑफ द हेड, ठीक, टॉप ऑफ द हेड आप लेंगे, बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल मिडल में। आप अपने कानों से लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक, और नोज से लेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है। सेंटर पॉइंट बनेगा, ये सेंटर पॉइंट है, ये रिलैक्सिंग पॉइंट है, ठीक। प्रेशर आपने देना है। इसके साथ साथ एक पॉइंट है डिस्टल, वो ये पॉइंट है आपकी क्रीज जो है, रिस्ट क्रीज, ठीक, उसका आउटर एंड, वहाँ पे एक हल्का सा आपको डिप्रेशन भी फील होगा, ठीक है। उस डिप्रेशन को आपने दबाना है। ये स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अगर आप अपने हेड वाला नहीं भी करें तो आपकी रिस्ट वाला कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ये भी कर लीजिए और ये भी कर लीजिए, ये आपको काम करेगा। बहुत सारे लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने प्रेशर देना एटलीस्ट कितना है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं, कुछ बस हाथ हल्का, हर एक की अपनी एक एक्सेप्टेंस है, आपके जिस्म की जो एक्सेप्टेंस है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपने वो प्रेशर देना है। पहले भी मैंने बताया था प्रेशर इतना हो कि बर्दाश्त कर सके और इतना लाइट ना हो कि वो आप नीचे से न्यूरॉन्स को कुछ मूवमेंट ही ना दे सके। बेसिकली तो स्टिमुलेशन देनी है ना हमने, हम स्ट्रॉन्ग प्रेशर देंगे तो स्टिमुलेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके अलावा एक पॉइंट है सेंटर, रिस्ट का सेंटर लेना है आपने, और वहाँ से आपने 2 फिंगर्स रख के वो सेंटर पॉइंट, यहाँ पे 2 टेंडन्स होंगे, इसको जब आप यूं करेंगे हाथ को तो आपको वो टेंडन फील होगा। इस टेंडन को भी आप प्रेशर दें। ये इंतहाई स्वेट डिप्रेशन में बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, और ये लेडीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि लेडीज़ की डिप्रेशन जो होती है अक्सर कहा जाता है कि बंदों से कहीं ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो बस आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं कि बस सब कुछ नहीं होगा। ये इवन कई सालों पुरानी भी आपकी कोई डिप्रेशन की छुपी कोने खुदरे में भी छुपी हुई है ना, तो उसको भी ये निकाल के क्लियर कर देगा। मेल में ये डिप्रेशन पॉइंट जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, फीमेल्स के अंदर ये जो फीमेल वाला ये ऐसा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि फीमेल अगर कर रही है तो मेल ये ना करे, या फीमेल इसको नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये वाला, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो स्वेट डिप्रेशन में वो ये पॉइंट को ज़रूर प्रेशर दे। अच्छा, जो हमारे सॉरी एक और चीज़, जब आप प्रेशर दे रहे होते हैं ना तो एक रेडनेस आती है स्किन के ऊपर, अच्छा, लाइट सी रेडनेस आने लगेगी। इट मीन कि आपने जो पॉइंट को प्रेशर दिया वो ठीक दे रहे हैं, और वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर गया। अच्छा, हमारे साथ जो अली थे कॉलर, उन्होंने क्वेश्चन किया था वो भी जान लेते हैं, मगर एक कॉलर है नादिया, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी नादिया, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं नादिया बात कर रही हूँ लाहौर से, और मैं सैलून पे, मेरा अपना सैलून है, तो उसकी वजह से इतना हेडेक का ये काम होता है, उसकी वजह से मेरे मसल में प्रॉब्लम है, बैक के प्रॉब्लम आती है, इतना ज़्यादा वो हम पे आया होता है। तो उसके लिए कोई अच्छी सी कोई लाइट सी एक्सरसाइज मुझे बता दें कि मैं वो कर लूँ और रिलैक्स हो जाऊँ बिल्कुल। ठीक है, डोंट वरी नादिया, हम अंदाज़ा कर सकते हैं जो भी लेडीज़ काम करती हैं, और ख़ासतौर पर जब हम सैलून वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे कितना काम होता है ये हमसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है। अभी नादिया के हवाले से मैं रुखसाना आपसे जानूंगी, मगर जो अली हमारे कॉलर थे उन्होंने कहा था उन्हें प्रेशर पॉइंट्स बता दें। उनका हेडेक है, ओवरऑल सर में दर्द रहता है, और दोनों आंखों में उनके शदीद दर्द है पिछले 1-1.5 महीने से। ठीक है, क्या करें उसके लिए? बेहतरीन है ये पॉइंट, ये आपकी आईज, दोनों आईब्रोज के सेंटर में, नोज से स्ट्रेट, ये सेंटर एरिया है। इस पॉइंट को आप प्रेशर दें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और 2 से 3 मिनट वही प्रेशर पॉइंट यही होगा, और ये आपकी आंखों के लिए और आपकी हेडेक में दोनों में बेहतरीन रिजल्ट देगा। उसके अलावा आई के लिए आप देंगे आपके जो आईब्रो का जो सेंटर है उस एरिया को, हो या जो आपकी आर्च लाइन होती है, हाँ जी बिल्कुल, आर्च लाइन भी कह सकते हैं उसको, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटर एरिया है, यहाँ पे आप प्रेशर देंगे। उसके अलावा आप देंगे एग्जैक्टली आपके आई बॉल के नीचे, बिल्कुल आई बॉल के नीचे ये एरिया आपका, और इसी तरह आपका आउटर कैंथस, यहाँ पे भी प्रेशर देंगे, यूं कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेशर देना है आपने देखा होगा, मैंने थंब यूज़ नहीं किया, आपने मैंने फिंगर को भी यूज़, ये भी यूज़ नहीं किया, मैं ये किया, ये
क्योंकि ये प्रेशर कम देते हैं। आंखों की सराउंडिंग में आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, एक तो रोटेशन में ही रखें और दूसरे इन दोनों फिंगर्स से प्रेशर दें, इन दोनों को यूज़ मत करें, ये ज़्यादा प्रेशर देगा क्योंकि ये एरिया सेंसिटिव है, फेस एरिया सेंसिटिव होता है, फेस पे आपने स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं देना, नॉर्मल प्रेशर। मेहरबानी जब आप आंखों के नीचे बिल्कुल सेंटर में प्रेशर दे रहे हो तो नेल्स अपने काट लीजिएगा, फिर बाद में मॉइस्चराइज्ड एंड हाइजीनिक। बिल्कुल। अच्छा रुखसाना, हमारे से जो कॉलर थी नादिया, वो कह रही थी सैलून में काम करती हैं, सारा दिन स्टैंडिंग पोजीशन होती है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज हमारे साथ आप शेयर करें। अच्छा, एक तो ये कि जो हैंगर पेन्स है ना, ये आप चाहे किचन में काम करें या सैलून में काम करें, आपका जो टोर्सो एरिया वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो मसल स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है। उसके लिए सबसे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है कि आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो। शैलो ब्रीदिंग जो है वो डायरेक्ट आपको हैंगर पेन देती है, ठीक है। आप एक डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग है, ठीक है, आप बिल्कुल चेयर पर बैठकर, बेड पर लेटकर, कहीं भी आप हो, इवन वॉशरूम में हो, यू कैन डू दिस ब्रीदिंग। मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स होंगे, जरा हमारे साथ एक्सरसाइज आप प्लीज ठीक है। तो आप नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और इमेजिन ये करेंगे कि आपके लोअर एब्डोमेन में एक बैलून है और आप उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं, वो फैला रहे हैं, अपनी एब्डोमेन को आपने बढ़ाना है, ठीक है। और इनहेल करना है और एक्सपैंड करना है और उसके बाद फोर्सफुली आपने अपने लोअर एब्डोमेन को अपनी जो स्पाइन की तरफ लेकर जाना है, श्रिंक करना है और नाक से एक्सेल करना है, ठीक है। ठीक। और इसके अलावा जो है ये पेन, मस्कुलर पेन के लिए और डिप्रेशन के लिए मैं कुछ मुद्रास बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक तो ये शून्य मुद्रा है। शून्य मुद्रा जो है मिडिल फिंगर को, इसको मुद्रा ऑफ एम्प्टीनेस भी कहते हैं। आप एक कंफर्टेबल पोज में, सुख आसन में या हैप्पी पोज में बैठ के आप सिर्फ 5 मिनट्स के लिए मुद्रा करें विद डीप ब्रीदिंग, आइज क्लोज और ओपन, इट्स योर चॉइस। आप 5 मिनट्स के लिए करें, आपको खुद ही वो जो एम्प्टीनेस है फिजिकल और साइकोलॉजिकल वो रिलीज़ होगी। दूसरा ये हमारा जो है ये शक्ति मुद्रा है, इसे जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होती है। वो लोग जिनके आवर्स जो हैं वर्किंग के वो फिक्स्ड नहीं है और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, उनको ये वाला मुद्रा जो है बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करता है। इसके अलावा एक मुद्रा है मेल्स के लिए, ये मुद्रा है कि अगर उनका ऐसा काम है जहाँ पे स्टैंडिंग काम बहुत ज़्यादा है या जहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव एनवायरनमेंट एंड दे कैन नॉट टेक रेस्ट, तो उसके लिए ये मुद्रा है जिसको उषा मुद्रा कहते हैं। मेल्स जो हैं अपने राइट थंब को ऊपर रखेंगे और प्रेस करेंगे अपनी फिस्ट को, और जो फीमेल्स हैं वो लेफ्ट को करेंगी। अगर आप डीप ब्रीदिंग के साथ सिर्फ रोज़ाना बेड टाइम में या ऑफिस में या कहीं भी जब आपको टाइम करें, डीप ब्रीदिंग के साथ ये वाले मुद्रास करते हैं और सोने से पहले वो एक्सरसाइजेस करते हैं जो मैंने आपको ये 3-4 एक्सरसाइजेस बताई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि पूरा दिन आपकी जो है लैक ऑफ एनर्जी आएगी। ठीक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर क्रॉनिक क्लिनिकल थिंग्स। तो मेरा ख्याल है पहले आप इनकी एक असेसमेंट करवाएंगे बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिल्कुल, और उसके बाद आप इन रेमेडीज, बिल्कुल उसके बाद ही आप इस तरफ जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये क्लोजिंग हो रही है इस सेगमेंट की, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। थैंक यू सो मच रुखसाना महमूद साहब, डॉक्टर निगर ताहिरा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात होगी उन अफराद की जो इंसानों की शक्ल में तो नहीं होते, मगर हाँ आपके घर में पालतू जानवर जरूर होते हैं। तो चलिए इससे मुताल्लिक बात होगी, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हमने कोशिश की थी कि सुबह सवेरे पाकिस्तान में और सुबह जल्दी से मूड भी अच्छा किया जाए, थोड़ा सा माहौल बदला जाए। डेली एक ही चीज़ और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें करके हम भी थोड़े से तंग आ गए थे। हमने सोचा कि आपका माहौल भी बदला जाए, अपना माहौल भी बदला जाए। और हमारे सेट का माहौल किस तरह से बदला ये तो आपने देख लिया होगा। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे नए मेहमान भी मौजूद हैं जिनका तारुफ भी मैं आपके साथ कराऊँगी। और इसके साथ साथ मैंने बात की थी उन अफराद की जो इंसानों की शक्ल में तो हमारे साथ नहीं मौजूद होते, मगर उनसे लाड प्यार, उनसे मोहब्बत हमारी अपने बच्चों जैसी होती है। उनका खिलाना पिलाना, उनकी देखभाल करना, उनका ख्याल रखना, ये सारा हमारे अपने बच्चों जैसा होता है। और आपकी जब मोहब्बत उनसे बढ़ती है तो ऐसे ही लगता है जैसे हमारे घर के फ़र्द हैं। उनसे मोहब्बत, उनका प्यार, देखभाल सब वैसे ही होती है जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं या अपने घर वालों की करते हैं। तो इस वक्त घरों में चूँकि कहा जाता है कि जी जानवर पाले जाएँ, तो वो तोता भी हो सकता है, बिल्ली भी, कुत्ता भी, शेर भी, कोई किसी भी तरह का जानवर हो सकता है। लोगों की हर एक तरह से जानवर से मोहब्बत होती है, मगर जानवरों को घर पे रखना, उनका ख्याल रखना कितना मुश्किल होता है,
उनकी देखभाल कितनी मुश्किल होती है और कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं अपनी सेहत से रिलेटेड, और इसके साथ साथ जब जानवर को आप अपने घर में रख रहे हैं उसका सही से ख्याल ना रख पाएँ तो उससे जानवर को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। मगर घरों में जानवर रखने के फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं, आपका दिल किस तरह से लगता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सेट पर मौजूद हैं डॉक्टर वलीद साहब, ये वेटनरी सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ अमाद मौजूद हैं और अमाद के हाथ में दो प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ भी मौजूद हैं, उनका तारुफ भी कराऊंगी आपसे। और इसके साथ साथ हमारे साथ शजी बाबर भी मौजूद हैं। शजी खुद तो अकेले बैठे मगर इनका साथी आपको मेरे सामने बिल्कुल सेट पे नजर आ रहा होगा, अगर आप दिखा सके। बहुत ही प्यारा सा मुकाओ है इनका और इससे मुतालिक भी जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो चले मैं शजी आपसे स्टार्ट लेती हूँ। डॉक्टर से तो हम लेंगे भाई, डॉक्टर से तो बात करेंगे, मगर शजी इतना प्यारा आपने मुकाओ रखा, माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। इसकी एज क्या है और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अपने आप से ज़्यादा इनका ख्याल रखना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसकी एज तकरीबन 8 मंथ्स है और इसमें ये है कि अगर आप पेट लवर हैं तो आपको ख्याल तो अपने बच्चों की तरह रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, आई एग्री। और सेकंड ये कि मतलब इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इनको इनकी केयर करना। मतलब अगर आप इसकी प्रॉपर इसकी डाइट का ख्याल रखें, टेम्परेचर का ख्याल रखें तो कोई इशू नहीं होता। मतलब उनको नॉर्मली ये रह सकता है, सर्वाइव कर लेता है। अच्छा। क्योंकि ये एग्जॉटिक बर्ड्स में से आता है तो मतलब यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब एक स्ट्रॉन्ग उस पर रिलेट करता है। मतलब ये थोड़ा सा सख्त जान टाइप होता है। अच्छा। तो ये इजीली सर्वाइव कर लेता है। अच्छा जी, ऐसा भी होता है लोगों ने आम तोते रखे होते हैं या आम परिंदे रखे होते हैं, हम उनका भी इस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। तो मुकाओ का ख्याल ये हमें हर घर में नज़र नहीं आता, बहुत ही रेयर नज़र आता है किसी ने रखा हो। कोई 100 में से आपको 10 घर नज़र आते हैं, तो बड़ा मुश्किल नहीं लगता? और रखने का फैसला आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा फैसला था या बस नहीं करना चाहिए था? अच्छा, एक कंपेनियन बर्ड है। अगर आप इसकी एज के साथ भी देखा जाए, इवन ये अगर मैं अभी मेरे साथ ये भी 8 मंथ्स हुए हैं इसको, और ये है कि तकरीबन अगर ये फुल ग्रोन, इनकी एज तकरीबन 50 ईयर्स तक है, तो ये कि एक अच्छा आपका पूरा लाइफ पार्टनर एक तरह का रह सकता है। और मकाओ बहुत लविंग बर्ड है, मतलब ये इजीली एडजस्टेबल बर्ड है, आपके पास बड़ा फ्रेंकली और वो रहता है, ये एक आपके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, एक अच्छा दोस्त बन जाता है। ये अच्छा एक साथी भी है और दोस्त भी है। अच्छा, चले ये तो बात होगी, इससे मुतालिक और भी बात करेंगे। मगर इमाद, बिल्लियाँ रखना, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं इससे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इश्यूज़ पे तो मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी। मेरी अपनी वालदा के घर बहुत सारी बिल्लियां हैं और बहुत सारा हमारा उनका प्यार है और ऐसा लगता है कि वो हमारे ही बच्चे हैं जिनको हम बड़ा कर रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं। मुझे लगता है कि शायद मेरी अम्मी हमारे लिए शायद इतनी परेशान नहीं होती जितनी घर के बिल्लियों के लिए परेशान हो जाती हैं। तो बिल्लियाँ रखने का फैसला कब किया, क्यों किया, और माशाल्लाह से इन दोनों के नाम भी बताएंगे। दोनों हमारे सेट पे खेल रहे हैं, इनके नाम भी हमारे साथ शेयर करें आप। द फीमेल वन इज़ कोको और जो मेल है वो स्नो है। ठीक है। और फैसला कोई ऐसा बिल्लियाँ पसंद थी शुरू से और खेला करते थे। अपना पेट रखना ये एक फैसला था कि रखा जाए कि ना रखा जाए, बिकॉज इट डिमांड्स लॉट ऑफ केयर और फिर आपको टाइम देना पड़ता है, चीज़ें वगैरह बहुत सारी देखनी पड़ती हैं उनके लिहाज से, और पेट को भी टाइम लगता है आपके साथ एडजस्ट होने में, लेकिन आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो लास्ट दिसंबर में मैंने बेसिकली इनको अपने पास अडॉप्ट किया था। अच्छा। और इनकी एज अभी माशाल्लाह दे हैव टर्न्ड 1 ऑन 25th ऑफ जुलाई। बर्थडे सेलिब्रेट करें जी। बर्थडे सेलिब्रेट कर, हम अपने घर में मौजूद तमाम बिल्लियों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा ही है। तो That's pretty much अच्छा, ज़बरदस्त। चलें इससे मुतालिक और भी बात करेंगे। भाई खेल कूद रही हैं, ज़रा खेलने तो सेट बड़ा बड़ा सा है, नई जगह है, मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, एक तो ये कि जानवर रखने का सबको घरों में शौक होता है कि जी जानवर रखे जाएँ और उनसे प्यार भी आपका। मेरे कराची में जानने वाले थे, मैं लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, उन्होंने बहुत बड़ा सांप रखा हुआ था। उन्हें सांप रखने का शौक था, बड़ी सारी सलाख उन्होंने रखी हुई थी जिसके जरिए उसके मुंह में वो खाना डालते थे। तो शौक तो आपके बड़े बड़े ख़तरनाक होते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी सेहत के लिए कितने ख़तरनाक साबित होते हैं? शौक तो शौक होता है, लेकिन खतरा कितना होता है इसमें? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक ये सिनेरियो है कि पेट्स तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी पेट रख सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे घर में किस चीज़ की फिजिबिलिटी है और आपके फॉर एग्जांपल किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े बच्चे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा पेट रखना चाहिए। सबसे फॉर एग्जांपल ये कि अगर आप घर में मैनेज नहीं कर सकते और कुछ लोगों ने डॉग रख लेते किसी के कहने पे, ठीक है, तो ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल महीने बाद वापस कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो बहुत बुरा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ अ पेट, कि आपको कौन सा पेट रखना है, ठीक है। तो उनमें कई लोग हमारे पास जैसे आते हैं, अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे हमको कोई
पेट रखना चाहते हैं, बताएं कौन से, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो कंपेनियन पेट है उसमें कैट आती है और डॉग, ये दो मेरे ख्याल से, जैसे कि आपने वो एक शेयर किया स्नैक वाला, तो अब स्नैक से कई लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो कैट और डॉग बेसिकली एक रखना चाहिए। और जो कि आपका सवाल था कि इनसे क्या क्या खदशा लाहिक हो सकते हैं या क्या क्या मसले आ सकते हैं, तो पहली बात तो ये कि ये कुछ मिथ्स हैं, कुछ बनी हुई हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ले लेते हैं कि हमें जी कैट से ये मसला हो सकता है। सबसे कॉमन जो हमारे यहाँ इस सोसाइटी में है कि जी हमने कैट रखी हुई है, हमें एज़मा हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपके घर में कैट तो नहीं है तो देखिए, अगर कैट को उस तरीके से रखा जाए कि अगर उसका हक अदा किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको एज़मा हो सकता है। वो मैं आगे फर्दर आपके साथ शेयर करता चलूँगा। हाँ, ये मैं कहूँगा कि जिनको एज़मा है उनको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैट के डेली थाउजेंड्स उनके जो फर के लाइक हेयर बॉल वो निकलते हैं, डेली डेड हेयर्स उनके उतरते हैं और वो न्यू हेयर्स ग्रो करते हैं। तो उसमें यह है कि वो डेली जो बहुत माइन्यूट होते हैं, जो आपको नज़र भी नहीं आते, वो आप इनहेल कर रहे होते हैं डेली, ठीक है। ऑल्दो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह का होता है कि वो हमारे जो लाइक ट्रैकिया सांस की नाली होती है, उनमें कुछ सीलिया होते हैं जो हेयर्स को या डस्ट पार्टिकल जितने हैं उनको कैच करते हैं, ठीक है, और कफिंग में उनको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। लेकिन एज़मा वालों को अवॉइड करना चाहिए, इससे इनको एज़मा अटैक हो सकता है। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, जिनको रखने के बाद एज़मा का मसला हो जाता है, एज़मा अटैक या एज़मा की शिकायत होती है, उनको भी क्या अवॉइड करना चाहिए? उसमें यह है कि 4 to 5 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ, आज तक हमने कोई ऐसा क्लाइंट नहीं देखा जिनको रखने से हुआ हो। रखने के बाद हुआ? देखें, जिनको एज़मा है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बचपन से ही डायग्नोज हो जाता है एज़मा, कभी ना कभी चलते फिरते उनको एकदम एज़मा अटैक आता है, तो डॉक्टर उनको बता देता है कि आपको एज़मा का प्रॉब्लम है और आपने फ्यूचर में अवॉइड करना है। और किस चीज़ से एज़मा है ये तो उनको आहिस्ते से ठीक है। अभी हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है इस्लामाबाद से, आई थिंक सलमान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सलमान, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये प्यारी प्यारी जो बिल्लियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, मेरे पास भी सेम इसी तरह की हैं, तो इनके लिए वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है? मतलब कुछ लोग कहते हैं जी ऐसे बस साफ रखा जाए तो ठीक है और वैक्सीनेशन नहीं करवाते, तो वैक्सीनेशन किस हद तक जरूरी है? अच्छा ठीक है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका सलमान, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और साल में आपको 2 दफ़ा करवानी पड़ती है? ये इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैक्सीन बिल्कुल वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे ह्यूमन साइड में हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई छोटा लाइक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको जैसे आप पोलियो के इस तरह वैक्सीन स्टार्ट करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स की तरह होते हैं हमारे, उनको वैक्सीन करवानी चाहिए। इसमें ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड वैक्सीन चल रही हैं वो कैट की बेसिकली 4 डिजीज़ के अगेंस्ट होती हैं, जिनमें 3 वो वाली बीमारियाँ कैट की जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वायरल अटैक्स है, और 4th वन वो है जिससे हम सारे लोग डरते होते हैं जी कैट हमें बाइट कर लेगी तो हमें कोई इशू तो नहीं होगा, हमें रेबीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, ठीक है। तो फनी क्वेश्चंस लगते हैं ये मुझे। तो ये जो 4 डिजीज़ हैं इनके खिलाफ वैक्सीन होती है। और जो इनका क्वेश्चन था कॉलर का, उसका ये था कि 2nd मंथ पे कैट की वैक्सीन स्टार्ट होती है। जी, अगर आपने 1st मंथ का किटन लिया हुआ है और आप फ़ौरन सोचें उसका वैक्सीन करवाएं, अभी आप नहीं करवा सकते। अगर आपने लेट लिया तो आप फौरी तौर पर लेट लिया तो आपने फौरी ज़्यादा वेट के पास, और 2nd मंथ पे इनकी वैक्सीन स्टार्ट होनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्केड्यूल ये होता है कि 21 डेज़ बाद 2nd शॉट मस्ट लगवाना है आपने, वो ज़रूरी हो जाता है। वो लगवाने के बाद आपकी कैट जो है वो 1 ईयर के लिए इम्यून हो जाएगी। ठीक है। अच्छा मुझे शजी आप ये बताएं, मुकाओ जिस तरह से मुकाओ को कितना एक्सपेंसिव है इसको घर पे रखना, और क्या क्या इश्यूज़ हैं? ये है कि ये बाकी बर्ड्स अगर यहाँ देखा जाए डोमेस्टिक और अगर बाकी बर्ड से देखा जाए तो ये ज़रा एक्सपेंसिव बर्ड है। ओके। लेकिन अगर कोई लेना चाह रहा है, कोई शौक का तो कोई मोल नहीं होता, मगर शौक महंगे भी बहुत होते हैं। ये महंगा शौक है, मैं ये पूछ लेती हूँ। महंगा शौक तो है लेकिन सस्ता वाला शौक है। महंगा शौक है लेकिन ये कि इसकी मतलब फिर आगे केयर, इसकी मेंटेनेंस इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है। वो बाकी बर्ड्स की तरह इसका मतलब कोई ऐसा एक्सपेंसिव फूड नहीं है कि जो इसको मतलब। वैसे डाइट है क्या? डाइट में नॉर्मल सीड्स होते हैं, मिक्स सीड्स हैं और फ्रूट्स हैं, मतलब वो जो फ्रेश फ्रूट्स आप इसको जो उनसे मर्जी देंगे, इसको आप बचपन से लगा दें जिस तरह, तो ये खा लेता है, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, तो और इसका चेकअप वगैरह जिस तरह से कहते हैं कि अपने पेट का चेकअप भी आपको करवाते रहना चाहिए। इनका बर्ड्स में इम्यून सिस्टम जो होता है इनका ये एनिमल से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। डॉक्टर साहब को इस चीज़ का पता होगा कि इनका इम्यून सिस्टम होता है बर्ड्स में, ये जो बीमारियाँ होती हैं कम आती हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, तो इनको कोई इतना इशू नहीं होता, ना वैक्सीनेशन का ना इस तरह का कोई। ठीक है, यानी कि ईजी है, इसको लेना महंगा है, बाकी काम इसका थोड़ा आसान है, तो जो लेने के ख्वाहिशमंद है उनके लिए ज़रा ये मैंने टिप भी मैंने कहा शजी से पूछ लेते हैं। अच्छा इमाद, मुझे ये बताएं, बिल्लियों को वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी बिल्ली को शायद रखना कोई बड़ी बात नहीं होती, बिल्ली का कोई इतना एक्सपेंस नहीं होता या बिल्ली का कोई इतना महंगा काम नहीं होता,
बिल्ली की जो डाइट है और ख़ासतौर पे ये दोनों आप जो लेकर आए कोको और स्नो, इनकी डाइट है क्या, कितना इनका प्रॉपर आपको ख्याल रखना पड़ता है और इनका क्या रेगुलर बेसिस पे आप चेकअप करवाते हैं, जिस तरह से हर 2-3 महीने के बाद डॉक्टर से एक विजिट किया और इन दोनों को चेक कराया? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली इनका चेकअप मंथली बेसिस पे होता है। डॉक्टर वलीद ही इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं सिंस द टाइम आई इससे मैं देखी थी डॉक्टर साहब की कुछ ज़्यादा अटैचमेंट थी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो द ओनली पर्सन दे आर कंफर्टेबल विद इज डॉक्टर वलीद आफ्टर मी। तो इनकी डाइट का इसी तरीके से है कि हाई प्रोटीन डाइट इनको रिक्वायर्ड होती है। लोग रखते हैं बिल्लियाँ, देन अगेन उनको किस हद तक वो कंफर्टेबल कर सकते हैं अपने साथ इन टर्म्स ऑफ फूड और बाकी सब चीज़ों के, तो वो डिपेंड करता है आपके एक्सपेंसेस पे। बिल्लियाँ ऐसा एक जानवर है कि आप मतलब जो चीज़ खा रहे हैं अगर आप वो चीज़ भी उनको दें तो दे वुड ईट इट। हाँ, लेकिन आपको इसको जिस तरह से टर्न करें हो जाती है, लेकिन मुझे अफसोस होता है बहुत सारे लोगों को देख के, खासतौर पे जब बिल्ली उन्होंने घर में रखी होती है, जो बच्चा कुछ होता है वो बिल्ली को दे देती है। आपके घर का फ़र्द होता है, इससे प्यार करें और बदले में आपको आपसे कहीं ज़्यादा प्यार देती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मेरे घर पे बेसिकली इनकी एक प्रॉपर पेट फूड जो इनका कैट फूड आता है वो इनकी डाइट का हिस्सा है, और बाकी फिर डेडिकेटेड इनके लिए सॉफ्ट डाइट्स बनती हैं, जिस तरह बॉइल्ड मीट इनके लिए अलग से बनाया जाता है। एट टाइम्स इनको योगर्ट की ज़रूरत होती है तो योगर्ट दिया जाता है, और पोरेज और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि सॉफ्ट स्पेशली इन्हीं के लिए बनती हैं। घर में नॉर्मली वो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेशली इन्हीं के लिए बन रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बचा हुआ दिया जाए तभी ये बहुत सारे लोग हैं इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, तो उससे अच्छा होता है अब कभी भी अपने घर में जानवर मत रखें अगर आप उसका ख्याल नहीं रख सकते। मेरी अम्मी सारा दिन हलकान होती हैं इमाद, सारा दिन वो हलकान होती है, उन्हें अपनी रोटी पानी की फिक्र नहीं होती, उन्हें ये पता होता अच्छा शाम में बच्चों के खाने का वक्त हो गया, चलो जी मैंने ये खाने निकाल लिया। और हमारे घर में 2-3 तो इतने लाडले बच्चे हैं कि वो मेरी अम्मी के शोल्डर्स पे आके खड़े हो जाते हैं और माँ करना शुरू कर देते हैं हमारे खाने का वक्त हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जानवर रखना यकीनी तौर पे बड़ा खूबसूरत सा होता है, ये मरहला ही बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा प्यार होता है आपका, मगर जानवरों को खुद एक तो हम कहते हैं कि जी हमें कौन सी बीमारियां लगेंगी, जानवरों को अगर हम बिल्ली की बात करते हैं तो कौन सी बीमारियां जो उनको लग जाती हैं और उनसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इनको बचाया कैसे जा सकता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है इसके ऊपर तो जितनी बुक्स लिखी जाएँ कम है, लेकिन हम ऑब्वियसली मेजर बताएंगे कि हमारे घर में रहते हुए क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनके ज़्यादातर, एक तो मैंने आपको वैक्सीन का थोड़ी देर पहले शेयर किया कि अगर आप वैक्सीन करवा लेंगे तो वो 4 इश्यूज़ तो कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। कुछ एक इनका इश्यूज़ स्किन के बहुत ज़्यादा होते हैं। कई लोगों ने ये सोचा होता है कि उन्होंने कैट रख लिया, इसको बात नहीं देना, ठीक है। हमें कई क्लाइंट्स आके कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब बाहर वाली कैट्स ने तो कभी भी नहीं नहलाते, कहीं उनको नहीं नहलाता, हम अपनी कैट्स को भी नहीं नहलाते। लेकिन थिंग इज़ दैट कि बाहर वाली कैट्स जो हैं, जो हमारी पाकिस्तान की डोमेस्टिक ब्रीड्स हैं, ये हमारे मुल्क में और हमारे आबो फ़िज़ा में एडजस्टेड हैं, और ये वाली जो हमने घर में रखी हुई है ये एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, ये पाकिस्तान में एडजस्टेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बात बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको बात नहीं देंगे, इनके ऊपर डस्ट पार्टिकल सारे इनके हेयर फॉलिकल्स के अंदर जमा होंगे, और एट द एंड इनको स्किन की डिफरेंट वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे इनके बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, और लोग ये कॉमन बात बना लेंगे इनके बाल बहुत उतरते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी बिल्कुल। तो एक तो स्किन इशू सबसे ज़्यादा देखने में आते हैं जिनकी वजह से लोग आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे इनका फॉर एग्जांपल कोई ना कोई फाइट हो जाती है बाहर जाके, तो इस तरह के इशूज आ सकते हैं, उससे भी मसाइल हो जाते हैं, उससे भी मसाइल देखने में आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैंने एक बिल्ले को देखा था कि उसकी मतलब बाहर फाइट हुई किसी से, और शायद उसके इस हिस्से पे ये जो हिस्सा है यहाँ पे अटैक हुआ और उस बिल्ले की नज़र चली गई थी, ठीक है। तो वो जिस डॉक्टर से हमने दिखाया वो बेसिकली हमारा बिल्ला नहीं था, लेकिन हम जब दिखाया उन्होंने बताया कि बाहर यहाँ पे उसके चोट लगी, कोई नेल वगैरह लगे हैं, कोई बाइट हुई है, तो उसकी वजह से उसकी आंखें। अच्छा, इसमें बेसिकली थोड़ा ये होता है कि स्किन पे उनके अब जैसे आपने देखा कि स्किन सारी इंजर्ड हुई थी, लेकिन उस चीज़ में आपने मे बी उसकी स्किन फाइट की वजह से हुई थी, या ज़्यादातर क्या होती है कैट्स कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल वैसे तो उनकी पूरी बॉडी जब भी गीली होती है पानी से तो अपने आप को लिख करके ड्राई कर लेते हैं, लेकिन ये पोर्शन जब भी गीला होता है वो उसको लिख नहीं कर पाता। तो ये पोर्शन गीला रहने की वजह से क्या होता है कि ये सारा इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब वो गलना शुरू होता है और यहाँ पे कोई बीमारियाँ लगना शुरू होती हैं, तो कॉमनली मैंने कई दफ़ा कैट्स को देखा है कि उनके यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुई थी स्किन की, और अनफॉर्चुनेटली वो हमें अलाउ नहीं करती कि हम उनको पकड़ के ट्रीट कर सकें। ऑब्वियसली डरती हैं वो, बचपन में उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं गुजरे होते, बच्चों वगैरह उनको तंग करते हैं, तो इसलिए आती नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो वो जो आपका क्वेश्चन था आई से, उसका कोई रिलेशन नहीं है। आई वैसे ही ऑब्वियसली उसको कोई प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सके होंगे, तो उसकी जैसे मोतियाँ आंखों में आ जाते हैं, इनके कॉमनली आंखों में इनके मोतियाँ आता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है ज़ीशान, उनसे बात करते हैं। ज़ीशान बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
मैं जिशान बात कर रहा हूँ कराची से। जी बात कीजिए। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है कि मैंने भी कैट जो है ना घर में रखी हुई है, नस्ली है वो, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैट फूड ही खाती है, उसके अलावा घर का वो खाना बिल्कुल भी कोई लाइक नहीं करती, मतलब बचपन से लेके अभी तक। तो क्या इसकी वजह क्या है इसके पीछे कि वो घर का खाना कोई भी चीज़ ना दूध पीती है ना कुछ भी, सिर्फ वो कैट फूड ही प्रेफर करती है? उसको किस तरह कोई तरीकाकार बताएं कि घर का खाना भी वो खाए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच निशान, आपने कॉल की डॉक्टर साहब से पूछे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक मसला है, जब आप कैट फूड पे लगा देते हैं तो फिर वो कैट आपके जो है वो चिकन वगैरह नहीं खाती, या आप बॉयल चिकन देने की कोशिश करते हैं, यखनी बना के कुछ देने की कोशिश करते हैं तो वो उससे अवॉइड करती है, तो किस तरह से उसको नॉर्मल डाइट की तरफ लाया? अच्छा, जिशान भाई का भी जो क्वेश्चन था और जो आपका भी है, इसका बेसिकली होता ही है कि जैसे बचपन से आपने उसको जिस चीज़ पे आदी कर दिया, कैट उस चीज़ की आदी होती है, ठीक है। हम हमेशा क्लाइंट को अवेयरनेस देते हैं कि आप कैट को कैट फूड तो दें, लेकिन साथ में घरेलू फूड स्टार्ट करें, वो जरूरी होता है। जैसे अब घरेलू फूड्स की वजह से कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, डॉक्टर साहब क्या दें। अब सबसे कॉमन जो हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, जी कैट को मिल्क डालना है, ठीक हो गया, मिल्क इज़ नॉट अ फूड फॉर द कैट्स। बेसिकली जी मिल्क में बेसिकली लैक्टोज जो है, इनकी ये लैक्टोज इंटॉलरेंट होती हैं, तो हो सकता है कि मिल्क की वजह से इनको फ्रीक्वेंट डायरिया स्टार्ट हो जाए या इनके पेट के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जिशान में ने जो पूछा है कि मिल्क वगैरह बिल्कुल उन्होंने नहीं देना। हाँ, बॉइल्ड चिकन, इवन आपके लिए शायद ये सरप्राइजिंग बात हो, बॉइल्ड राइस प्लस बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ये कैट फूड का भी हिस्सा होते हैं। और अगर आपने छोटी कैट रखी है तो काइंडली आप उसको स्टार्टिंग से ये फूड देना शुरू करें, ठीक है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी कैट अब नहीं खा रही तो फॉर एग्जांपल क्या करें, ठीक है। तो उसमें ये है कि ट्राई करें कि आप अपनी कैट को योगर्ट ज़रूर देना शुरू करें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। आप डेयरी प्रोडक्ट्स में जस्ट योगर्ट दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप कैट फूड किसी दिन थोड़ा सा दिल सख्त करके कैट फूड सारे दिन कैट को ना दें, ठीक है। ऑब्वियसली जितना हम लोग प्यार करते हैं कैट से, ऑनर्स हम लोग, हमसे नहीं बर्दाश्त होता, अपने बच्चों में करनी पड़ती है, के लिए हमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताएं कि इतना प्यारा सा बर्ड आपने रखा है, कि तंग आपको कितना करता है, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको बुरी लगती हैं कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, क्यों हो रहा है? तंग तो ऐसे कभी भी नहीं इतना फील किया मैंने, मतलब वो यही है, अगर आपको शौक है तो फिर आप ये चीज़ें बेयर कर लेते हैं। दूसरा ये वैसे ये नॉइजी ज़रा ज़्यादा होता है बाकी बर्ड से, मतलब बहुत शोर जिस टाइम कर देता है ना, वो अक्सर इस तरह होता है सुबह सुबह के टाइम। मेरे इवन घर वाले इस चीज़ से बड़े परेशान होते हैं कि सुबह सुबह जो शोर करते हैं बाकी बर्ड्स में मिल के ये लोग सारे ना, तो ये एक बस इसका वो है ड्रॉबैक, बाकी तो नॉइज़ी सा है, बस नींद खराब कर देता है या जल्दी जल्दी सुबह उठा देता है। अगर मुर्गा नहीं है घर में तो मुकाओ रख लो, सुबह सुबह फजर के वक्त उठा देगा आपको। मुर्गे से तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, और मतलब वो पता लगता है, बहुत प्यारी आवाज़ होती है इसकी, नो डाउट बहुत प्यारी आवाज़ होती है। अमान, आप ये बताएं कि रख तो लिया आपने, मसाइल कौन कौन से हैं जो आपको लगता है कि ये मसाइल हैं और जेन्युइन रीजंस हैं वो? शुरू में जब आपने बिल्कुल मैंने इनको अडॉप्ट किया था तो दे वर अराउंड लाइक 5 months, तो उस लिहाज से फिर आपको इनकी रूटीन देखनी पड़ती है, इनके खाने पीने का, अगर इन्होंने एक टाइम पे खाना खाया है, और फिर इनका थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है, बिकॉज इनकी लिटर ट्रेज आपको क्लीन करके रखनी पड़ती हैं। वही वाली बात है, आप जिस चीज़ पे इनको ट्रेन करेंगे ये उसी लिहाज से ट्रेन होते जाएंगे और वो चीज़ें अडेप्ट करते जाएंगे। तो अगर आप लिटर ट्रे जब भी ये यूज़ करते हैं, इनकी लिटर ट्रे फ़ौरन क्लीन की जाती है, तो शुरू के लिहाज से हर्डल्स थोड़ी बहुत ऐसी होती हैं। और फिर खाने के लिहाज से वही चीज़ है कि जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करेंगे तो दे वोंट ईट इट स्ट्रेट अवे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके उनके साथ मतलब चीज़ें अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ी सी सख्ती करके रोक के इनकी नॉर्मल डाइट इनको वो नई चीज़ देनी पड़ती है। बिकॉज नॉर्मल डाइट बहुत अच्छी होती है जो इनकी कैट फूड आता है, लेकिन इट डजंट कवर ऑल ऑफ द स्टफ। लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो कम्प्लीटली मतलब नहीं होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि लैक कर रहे होते हैं उसमें। तो उसके लिए आपको ऑन द साइड एंड आपको वो चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। तो उसमें यह है कि शुरू के लिहाज से आपकी टाइम कीपिंग और बाकी सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं, बिकॉज आदत नहीं होती है और वो आदत डेवलप होने में और अपनी आदत बनाने में बड़ा टाइम लगता है। अच्छा ये बात, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्ली रखने के ख्वाहिशमंद हैं कि जी हम अपने घरों में बिल्ली रखें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं अच्छा चलो रहने दो। जो रखना चाहते हैं या अपने घर में अभी लेकर आ गए हैं, उनके लिए कोई टिप आप देना चाहें? एक बहुत अच्छा जानवर है रखने के लिए, लेकिन देन अगेन अगर आपका टेम्परामेंट है और आप में अडेप्टेबिलिटी है कि आप बेसिकली एक नए जानवर के साथ एडजस्ट हो सकें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए रादर देन कि आप कैट को अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से ले आएँ। तो अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आई वुड डेफिनेटली से कि रखिए। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक मतलब
एक डिफरेंट एस्पेक्ट है एक जानवर रखने का। बिल्कुल ऐसा ही है। प्यार करें, नहीं प्यार कर सकते तो खुदारा मत रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शजी, इमाद, आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपना फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। आप जाइए क्लोजिंग की तरफ और हम अपने नन्हे मुन्ने मेहमानों के साथ मज़ीद इंजॉय करते हैं।